तबीयत खास अच्छी है, और अगर मैं बता ये जो धारणा है इनकी गलत है, तो कहना क्या है कि लिफ्ट को अगर हम लिफ्ट के नजरिए से देखेंगे, तो देयर विल बी एंडलेस डिस्प्यूट्स विद नो सॉल्यूशन। तो वन शुड कंसिडर इट एज ए मींस ऑफ कन्वीनियंस। और जब मींस ऑफ कन्वीनियंस जैसा होता है वो, तो क्या होता है कि भाई, सोसाइटी बीइंग ए फर्म एंड एन एम्प्लॉयर, तो अपने एम्प्लॉयज को वो जो कन्वीनियंस की सुविधा दे सकता है, लिफ्ट ऑल्सो कैन बी ऑपरेटेड। तो वहां पे क्या सैनिटेशन करना है तो सोसाइटी करके ले सकती है, बट टू प्रिवेंट ए एम्प्लॉई और एनी अदर मेंबर who is not a member of the society, any other person who is not a member of the society, उनको लिफ्ट ऑपरेट नहीं करना या लिफ्ट में नहीं जाना, ये मुझे लगता है थोड़ा सा इट्स अ बिट ऑफ इनजस्टिस टू द एम्प्लॉयज इन ए सोसाइटी। तो ये सब चीजें देख के सैनिटेशन के बारे में कहा जाता है कि भाई द मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स शुड एम्प्लॉय, आई मीन इंस्ट्रक्ट दी सिक्योरिटी इंचार्ज टू जो कोई भी आने जाता है बिल्डिंग में, तो उनको भाई सैनिटाइजेशन करना वगैरह कर सकते हैं। बट व्हाट हैपेंस इन अ प्लेस वेयर देयर आर नो वॉचमैन इन सोसाइटी, स्मॉल सोसाइटीज, फॉर एग्जांपल सोसाइटीज हैविंग लेस देन 10 मेंबर्स, लेस देन 8 मेंबर्स, वहां पे ये थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रीजन बीइंग के भाई दे डोंट हैव द फंड्स तो शेल आउट फॉर दिस एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो आया हुआ है। तो इसके ऊपर मैं सोचता हूँ कि भाई वी ऑल टुगेदर शुड कम टुगेदर एंड चार्ट आउट सर्टन सम सॉल्यूशन फॉर दिस। जी उदय शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। बड़ी महत्वपूर्ण विषय पर आपने प्रकाश डाला, उदय शंकर जी का धन्यवाद। मोनाली जी, कैन वी हियर यू प्लीज? राजीव जी, मैं गोपाल शेट्टी जी को बुला रहा हूँ। काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं और ये लाइव हो चुका है। तमाम फेसबुक पर जो लोग देख रहे हैं, रमेश प्रभु, MNS टीवी और सुनील शर्मा की आईडी पर तमाम जो लोग देख रहे हैं, हमारे जो दर्शक और फ्रेंड्स, सभी का मैं स्वागत करता हूं। आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा, और जूम पर तमाम जितने पार्टिसिपेट है सभी का मैं स्वागत करते हुए आज इस कॉन्फ्रेंस का आगाज करता हूं। आज का इस वेबिनार का हमारा विषय दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय, हाउसिंग कॉन्फ्रेंस आज ऑन अरेंजमेंट ऑफ द आइसोलेशन वार्ड विद इन सोसाइटी प्रेमाइसेस। किस तरह से आपकी हाउसिंग सोसाइटी में आइसोलेशन वार्ड की संभावना बन सकती हो सकता है आपके एरिया में। आप घबराए नहीं, जो काफी हाउसिंग सोसाइटी में इसमें भ्रामक जानकारियां हैं सोसाइटी के जो पदाधिकारी उनमें और तमाम। तो ये पहल खुद गोपाल शेट्टी जो नॉर्थ मुंबई के तेज तर्रार सांसद है उन्होंने ली है। गोपाल शेट्टी जी, आपका स्वागत है। आपका ऑडियो ऑन करें। यस, गोपाल शेट्टी जी, आपका स्वागत करता हूं। सुनाई दे रहा है अभी? बिल्कुल सुनाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 28 मार्च से जो पहला लॉकडाउन हुआ, MNS और महासेवा दोनों मिलकर इस तरह की डेली 11 बजे कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें तमाम लोग, आप भी जुड़े हुए हैं, पहले भी जुड़े हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब जुड़े हुए हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्टर जुड़े हैं, काफी साइना एनसी वगैरह जुड़ चुकी है। तो मैं कहूंगा, और आप भी खुद नॉर्थ मुंबई में एज ए मुंबई के जो तेज तर्रार के रूप में, सांसद के रूप में आप एक्टिव हैं। मैं बता दूं तमाम लोगों को कि जैसे उसी तरह से हमारे मुंबई के तेज तर्रार और हमेशा सक्रिय रहने वाले सांसद गोपाल शेट्टी भी इस कोरोना के संकट काल में शुरू से ही सक्रिय हैं अपने क्षेत्र में, साथ ही पूरी मुंबई में। वो भले से RSS के साथ कम्युनिटी किचन के जरिए लाखों लोगों को खाना पहुंचाने का विषय हो, या माइग्रेट लेबर्स को फ्री मेडिकल सर्टिफिकेट, जैसे पुरोहित हॉस्पिटल बोरीवली का हो, या तमाम दूसरे हॉस्पिटल में माइग्रेट लेबर्स का उन लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट फ्री दिलवाना, साथ ही उन लोगों को किस तरह से अपने अपने स्थान पर पहुंचाना, गुजरात के हों या दूसरे स्थान पर बसों से पहुंचाया है गोपाल शेट्टी ने, या फिर मच्छीमार फिशरमैन को ट्रांसपोर्ट की जो असुविधा हो रही थी उस पर आवाज उठाना, या शताब्दी हॉस्पिटल में सुविधा पर नजर बनाए रखना, मानव सेवा केंद्र या अन्य सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग में लगे हुए। यही नहीं, कांदीवली स्थित ESIC हॉस्पिटल को प्रशासन पर प्रेशर बनाकर कोविड हॉस्पिटल बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय भी गोपाल शेट्टी जी के प्रयासों से हुआ है, जिस वजह से अब आम कोविड-19 के रोगियों के लिए करीबन 150 ऑक्सीजन युक्त और 100 ICU बेड के अतिरिक्त व्यवस्था की जाने वाली है इस हॉस्पिटल में कांदीवली स्थित। तो गोपाल शेट्टी जी का एक नया विषय है जिसपे कि आइसोलेशन वार्ड सोसाइटी प्रेमाइसेस में होना चाहिए।
गोपाल सेठ जी, तमाम हाउसिंग सोसाइटी के लोग जुड़े हुए लाइव है, ये जी क्या हाँ। कहेंगे पहले तो इस विषय पर? देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत भी करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि एक अच्छे समय पर बहुत सारे अच्छे विषयों को लेकर जानकारी लोगों को उपलब्ध कैसे हो इसके लिए आप प्रयास करते हो। और मैं मुंबई शहर के हाउसिंग सोसाइटीज के पदाधिकारियों का भी अभिनंदन करना चाहूंगा क्योंकि सब लोग साथ में जुड़े हैं इसलिए। देखिए, कोरोना महामारी एक बहुत बड़ी बीमारी पूरे दुनिया को हैरान परेशान कर रही है। भारत देश उससे अछूता नहीं है और हम लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि विदेश में होने के 1-1.5 महीने के बाद में हमारे यहाँ पर उसने प्रवेश किया तो हमको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीमेड मिल गया, ऐसा कहूंगा तो कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कुछ राज्यों के लोगों ने जिस प्रकार का प्रिपरेशन करके आगे बढ़ना चाहिए था, किस प्रकार के सुविधा सहूलियत लोगों को देने चाहिए थी, उसमें हम कम पड़ गए, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। मैं कोई टीका नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो मेरा अनुभव है उसको अगर उजागर नहीं करूंगा तो सब कुछ ठीक ठाक है तो बोलूंगा तो भी कोई सही नहीं होगा। हमारे लोगों ने जो क्वारंटाइन सेंटर निर्माण करने का प्रारंभ किया और उसमें करोड़ों रुपए लगा दिए और 2 दिन के बारिश में कैसे किस प्रकार से उसके धज्जियां उड़ गई है, सब हम लोगों ने देखा। एक हम लोगों की जो मेंटेलिटी है, पॉलिटिकल पर्सन्स और ब्यूरोक्रेट्स और सरकार में होने वाले लोग एक साथ में आते नहीं है, ये एक बहुत बड़ी विडंबना मैं कहूंगा और इससे नगरजनों को बहुत हैरानी परेशानी झेलनी पड़ती है। कम से कम इस प्रकार के जब माहौल निर्माण होते हैं तब हम सब लोगों ने साथ में सभी समय पर सब लोग साथ में आकर काम करते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम ऐसे महामारी के समय पर अगर हम लोग सब साथ में आते हैं तो नगरजनों को एक बहुत बड़ा राहत मिल सकता होगा। अब हुआ क्या, एक तो सरकार के जो डायरेक्टिव आ गए उसमें से सब लोगों ने लॉकडाउन 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 इस प्रकार का कर दिया। पॉलिटिकल पार्टी के भी कुछ नेता, कुछ चुने हुए प्रतिनिधि अपने आप को इस प्रकार से आइसोलेशन कर लिया, जो मैं मानता हूं कि वो ठीक नहीं है। जब म्युनिसिपालिटी के लोग काम कर रहे हैं, पुलिस के लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग काम कर रहे हैं, एनजीओ के लोग काम कर रहे हैं, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने तो बहुत आगे आकर काम करने की आवश्यकता थी। बट ठीक है, किसी को कोई बीमारी हो, किसी का उम्र ज्यादा हो गया तो उसने अपना प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन ये एक सेटबैक को मैंने देखा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम अब आने वाले दिनों में तो भी बाहर आकर काम करे, लोगों को सुविधा हम लोग पहुंचाएंगे तो बहुत बड़ी राहत लोगों को मिलेगी। एक तो डॉक्टर जो क्लिनिक अभी भी नहीं शुरू करते हैं, उनको ताबड़तोड़ उन्होंने क्लिनिक चालू करना चाहिए। देखो, किसी ने कड़क बात भी करने की आवश्यकता है। सभी लोग अपीसमेंट करने का प्रयास करेंगे तो ये सिस्टम में सुधार नहीं होगा। अभी भी जो क्लिनिक नहीं खुला है तो मैं गवर्नमेंट को कहूंगा कि एक आदेश निकालना चाहिए, 24-48 घंटे में आप शुरू कर दो। अगर आप नहीं शुरू करते तो फिर गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर करने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले दिनों में भगवान ना करे बरसात के दिनों में कुछ और दिक्कत लोगों को पैदा हो, इसलिए छोटे मोटे क्लिनिक तुरंत प्रारंभ हो, इसका हमने प्रयास करना चाहिए। ये जो बिल्डिंग में जो कल्पना मैंने लाई, इसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग आगे आ रहे हैं और कारखानी साहब एडिशनल कमिश्नर जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि लोग चालू कर सकते हैं और गवर्नमेंट ने भी परसों 6 तारीख को एक एडवाइजरी जारी किया, होम क्वारंटाइन कैसे कर सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हो, फर्स्ट से सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, ये सारी जानकारी दी है। लेकिन ये जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुंचती नहीं है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास भी पहुंचती नहीं। मैं आपको बहुत ईमानदारी से भी कहूँ तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते गवर्नमेंट के जितने डायरेक्टिव्स है वो मेरे पास आते नहीं है। मुझे वाया आता है, मैं कुछ प्राप्त भी कर लेता हूँ, लेकिन अच्छी बात नहीं है। एमएलए है, नगर सेवक है, कॉर्पोरेशन का सारा एडवाइजरी नगर सेवक के पास जाना चाहिए, एमएलए को सारे विधानसभा के एडवाइजरी जाना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सारे लोकसभा के एडवाइजरी हो जाना चाहिए और ये सभी को जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम स्टेट गवर्नमेंट का एमपी को, सेंट्रल गवर्नमेंट का एमपी को, स्टेट गवर्नमेंट का एमएलए को और कॉर्पोरेशन को नगर सेवक के पास जाए तो एक बहुत अच्छी बात बन सकती है। ये जो बिल्डिंग में क्वारंटाइन सेंटर का मैंने किया और 2 जगह पे मैं उद्घाटन भी करके आया, ये बहुत सिंपल है। देखिए, हम सबको, एक तो सोसाइटी के लोगों को मैं निवेदन करूंगा, गवर्नमेंट ने जो आदेश दिया है उससे भी थोड़ा कड़क आदेश सोसाइटी के लोगों ने निकाला है। मैं चाहूंगा, रमेश प्रभु जी से कहूंगा कि चेयरमैन, सेक्रेटरी, बहुत इतना जो लोगों की यदि हम गवर्नमेंट के पास भेजे तो गवर्नमेंट को ये लोग मदद रूप कैसे हो, ये भी हम देखेंगे। सब इतना भी सब कड़क कायदा कानून चलेगा नहीं। अब घरगुती काम करने वाले लोगों को आने का आप लोगों ने बंद कर दिया है।
आपको उसका फीवर चेकिंग कर लो, सिस्टम डेवलप करो, लोगों को काम पे आ जाने दो, थोड़ा हलचल शुरू करेंगे तो उससे लोगों को लाभ मिलेगा। अब मैंने एक बात परसों बताई, एक मीडिया के लोगों ने पूछा ये कैसे होगा, दूसरे को होगा, तीसरे को होगा। देखो हुआ ना, जितने को होना है वो तो हो ही रहा है, हो ही गया है, आज भी हो रहा है। मैंने एक को पूछा कि समझो मेरे पत्नी को होता है तो क्या मैं छोड़ दूंगा मेरे पत्नी को? मुझे अगर होता है तो क्या मेरी पत्नी मुझे छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी ना। तो फिर इसी तरह से सोसाइटी में भी हम लोगों ने एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। वी ऑल आर वन। एटलीस्ट एक सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं, बड़े सोसाइटी हो या छोटे सोसाइटी हो, वो सारे हम एक है। किसी एक पर संकट आता तो हम सारे लोग मिलकर उसको मदद करेंगे। इस प्रकार का एक एटमॉस्फेयर हमको क्रिएट करना पड़ेगा। और मैंने सबको अपील कर रहा हूँ, आप 5 बेड 10 बेड के ऊपर मत जाइए, कम से कम 2 बेड से प्रारंभ करिए। भगवान करे 2 की भी आवश्यकता ना पड़े, लेकिन अगर पड़ती है तो उसकी व्यवस्था हमने की है। एक 40,000 रुपए में सब व्यवस्था हो जाता है, ऑक्सीजन से लेकर बाकी सारी सुविधा। पावन धाम में हमने जो किया है उसमें बहुत बड़े पैमाने पे हमने किया है। वहां पर सिर्फ आईसीयू और वेंटिलेटर छोड़ के बाकी सारे मशीनरीज हमने वहां पर लगा दी है। तो सोसाइटी में ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। एक 40,000 रुपए का खर्चा करके 2 बेड के लिए जो भी व्यवस्था लगती है वो इतने में हो जाता है। इससे क्या होगा कि सोसाइटी के लोगों को लगेगा कि हमारा घर का व्यक्ति इधर ही है। घर के व्यक्ति जिसको क्वारंटाइन किया उसको लगेगा कि मैं सोसाइटी में हूँ, मेरे घर के लोग और मेरे सोसाइटी के लोग मेरा जान माल की रक्षा करेंगे। और जैसे हमारा डॉक्टर जो भी एडवाइस करेगा कि इसको आगे की व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी, तो हम बाकी के सारे हॉस्पिटल में कांटेक्ट करके उसको आगे का व्यवस्था के बारे में सोच सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। आज होता क्या है, एक सोसाइटी में किसी को होता है, एक बिल्डिंग में किसी को, एक घर में किसी को होता है, तो घर का व्यक्ति हैरान परेशान हो जाता है। उसको पता नहीं चलता कि मैंने कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात अभी बताकर मैं पूरा करूंगा, बाद में किसी का क्वेश्चन हो तो उसका मैं जवाब दूंगा। भादरन नगर, मैं आपको नाम के साथ में बताता हूँ। भादरन नगर में 2 दिन के पहले फीवर चेकिंग का हमारे कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था किया। अब वहां पर 5 लोगों को सिम्टोमेटिक लक्षण दिखाई दिए, तो दूसरे दिन फीवर चेकिंग में लोगों ने आना ही बंद कर दिया। उनको लगा कि अगर मुझे कोरोना डिटेक्ट हुआ तो मुझे म्युनिसिपैलिटी के लोग कहीं लेके आके एडमिट कर देंगे, ये डर से। मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव्स एडवाइजरी निकाल कर बहुत सिंपल का वो भी बता दिया है। इसलिए किसी को लक्षण दिखाई देते हैं तो उसने किसी ने घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, बहुत सारे पेशेंट इसलिए उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने किसी को बताया नहीं, फीवर आ गया, घर में रहे, फीवर के आगे निमोनिया तक पहुंचे तो भी घर में रहे, फिर एकदम आपका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा तो फिर आप भाग दौड़ करने लगे। और मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, अगर आपको सर्दी भी है तो भी बताइए, फीवर है तो भी बताइए, जो भी आपको है तो आपके फैमिली डॉक्टर्स को, आपके बिल्डिंग के लोगों को आप बताइए। इसमें छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर बता देंगे तो आपको सही उसका उपचार होगा। और मुझे लगता है कि उसका सबसे अच्छा व्यवस्था यही है कि सोसाइटी में अगर उसको हम 2 बेड से प्रारंभ करते हैं तो सोसाइटी का चेयरमैन, सेक्रेटरी, ये वो सोसाइटी में रहने वाले डॉक्टर अगर उसका देखभाल करेंगे तो एक बहुत बड़ी राहत लोगों को मिलेगी। ये कोई गवर्नमेंट या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ने क्रिएट किया हुआ बीमारी नहीं है, ये बीमारी आया हुआ है। तो इसको हम सब लोग मिलकर इसका मुकाबला करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से हम लोगों को मदद कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल गोपाल शेट्टी जी, जैसा आपने बोला सब मिलकर, तो मैं आपको बता दूं ये बड़ा ही सकारात्मक प्लेटफॉर्म है हमारा और हम बिल्कुल पॉजिटिव इस पे डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं पिछले कुछ दिनों में महासेवा के जो चेयरमैन है रमेश प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने काफी मेहनत की है। मेड, तमाम जो मेड है, भाई लोग हैं, उन लोगों को हाउसिंग सोसाइटी में, लेकिन बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं वो अलो नहीं कर रहे हैं इस तरह की चीजें। लेकिन ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, महानगर पालिका हो या केंद्र सेंटर अपना राज्य सरकार, उनको स्पष्ट करना चाहिए। उनसे मांगा हमने लेटर देके, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं। इस तरह की जो पहल थी उस पर भी कुछ जवाब नहीं आया। तो मैं कहूंगा रमेश प्रभु जी से वो आए और इस विषय पर, और जो आईएलएसएस ये वार्ड है, आइसोलेशन वार्ड, इस विषय पर गोपाल शेट्टी जी का है जो बताएं रमेश प्रभु जी, ताकि ये सहयोग मिले एक दूसरे को इस तमाम विषय पर, ताकि कोरोना से जंग हम सब लोग मिलकर कर सकें। प्रभु सर। या थैंक यू वेरी मच गोपाल शेट्टी साहब, मुझे 2-3 सवाल आपको पूछना है। एक, जब सोसाइटी आइसोलेशन वार्ड करती है, मान लीजिए रिफ्यूज एरिया में या अपना जो रिफ्यूज एरिया प्लस क्लब हाउस है,
तो मैं सोसाइटी को अपील करूंगा। तो 2-3 जो शंकाएं है लोगों का, वो है कि ये डॉक्टर का सुविधा नहीं मिलता है और हम ऐसा करके मान लीजिए उनका देहांत होता है, तो क्या चेयरमैन सेक्रेटरी को जिम्मेदारी ठहराया जाएगा? क्यों सोसाइटी ऐसे सब जिम्मेदारी लेना चाहिए? ये एक जो नेगेटिव एटमॉस्फेयर या नेगेटिव थॉट है, उसको आप किस तरह से आंसर करना चाहेंगे प्लीज? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हर चीज की जवाबदारी हमको लेनी पड़ेगी। आप सरकार के ऊपर सब बातें डालेंगे तो कोई चलने वाला नहीं है। जब सरकार ने एडवाइजरी निकाला है, गाइडलाइन निकाला है कि आप हाउस क्वारंटाइन हो सकते हो, तो फिर किसी को जवाबदारी और किसी के ऊपर जिम्मेदारी आने की कोई बात ही होती नहीं है। आपके सोसाइटी में डॉक्टर है तो बड़े बड़े समझो 500 फ्लैट का कोई लेआउट है, तो उसमें तो डॉक्टर 5-7 मिल जाते हैं। कोई एक 50 मेंबर का बिल्डिंग होगा तो उसमें भी एक आधा मिल जाता है। समझो नहीं भी है तो हम बाहर के डॉक्टर को भी टाइप करके वो आकर चेकअप करके जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है कि सिम्टोमेटिक जो लक्षण होते हैं उसमें कोई इतना घबराने की आवश्यकता नहीं। फॉर एग्जांपल अभी सब डॉक्टर को क्या है कि आप लोग काम काज शुरू करिए, तो वो डॉक्टर के पास तो कोई कोरोना पॉजिटिव भी हो सकता है, क्या चला जाएगा तो मालूम नहीं पड़ता। तो अगर तो बात बनेगी नहीं। इसमें सरकार और बाकी सारे लोगों का कितना नुकसान हो जाएगा वो तो बाजू में रखिए, लेकिन हमारे घर परिवार के लोगों का, हमारे सोसाइटी में रहने वाले लोगों का नुकसान हो सकता है। इसलिए डर के वातावरण में से सब लोगों ने बिल्कुल बाहर निकलना चाहिए। कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि रेफ्यूजी एरिया हम कैसा यूज करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफ्यूजी? जब आपके बिल्डिंग में आग लग जाती है तो आपके जान माल के रक्षा करने के लिए रेफ्यूजी एरिया का हमने निर्माण किया है। मुझे लगता है कोरोना जैसे पेंडेमिक महामारी से बड़ा महामारी कौन सा हो सकता है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। अब आपने कहा कि म्युनिसिपैलिटी हो या गवर्नमेंट के लोग उत्तर देते नहीं। आई एम वेरी मच आउटस्पोकन पर्सन। मैं लोगों के लिए हूँ, मैं मेरी प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए नहीं हूँ। मैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने 50 चिट्ठी लिखी है सभी अलग अलग लोगों को। मुझे भी कोई जवाब आता नहीं है, लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा कि महानगर पालिका ने और स्टेट गवर्नमेंट ने समय समय में उसमें काम किया है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल के बारे में मैंने कहा तो वर्षा गायकवाड़ जी ने तुरंत 2 दिन में उसका एडवाइजरी निकाल दिया। ये सब होम क्वारंटाइन हो, सारी व्यवस्था के बारे में हो, तो अभी का जो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर आए चैल साहब, मैं उनको मिला नहीं हूँ, लेकिन निश्चित मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एमएलए था तो उनको मैं मिला था। लगभग ही इज डूइंग हिज बेस्ट। काफी बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। गवर्नमेंट उद्धव जी को भी मैं चिट्ठी लिखता हूँ तो वो संबंधित डिपार्टमेंट को भेजते हैं और वहां से फिर उसका जो भी बदलाव या तो जो भी करने की आवश्यकता है तो हो रही है। अब इसका मैं चाहूंगा कि मुझे उत्तर देना चाहिए तो देना चाहिए, लेकिन मुझे उत्तर नहीं दिया तो मैं उसके लिए भी कोई दोष नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि काम बहुत बड़ा है। लेबर स्टाफ ऑफिसरों का स्टाफ बहुत कम है, 20-30% लोग ही काम करते हैं। और ऐसे समय पर सब नगर सेवक, सब एमएलए, सब एमपी ने रोज अगर हम 10 चिट्ठी लिखते हैं तो उसका उत्तर आना चाहिए। इसका अपेक्षा नहीं करना चाहिए। हमारा जो हमने जो सरकार तक पहुंचाया है उसके बारे में वो काम कर रहे हैं तो दैट इज मोर देन इनफ। तो हो रहा है काम, तो मैं कहूंगा कि किसी ने भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सारे मुंबई के लिए काम करता हूँ, मैं एमपी हूँ तो सारे देश के लिए काम करता हूँ। किसी को भी कोई भी दिक्कत अगर आती है तो मुझसे संपर्क करे, मैं उनको मदद करने के लिए तैयार हूँ। वही सवाल था सर। मान लीजिए जो भी सोसाइटी चाहती है होम क्वारंटाइन, यदि डॉक्टर का सलाह चाहिए या कुछ टाई अप करना चाहिए तो आप पूरी तरह से हमें मदद करेंगे। नहीं, मैं कहूंगा कि डॉक्टर को आप लोग ढूंढिए, अगर नहीं मिलता तो फिर एकाध ने कोई, सभी लोग अभी मुझे डॉक्टर का भी मैंने 75 बेड का चालू किया, मुझे और एक चालू करना तो डॉक्टर की टीम मिलती नहीं, क्योंकि ये हमारा जो है वो थोड़ा रिस्की है। हम कोविड पेशेंट को भी ले रहे। अब ये सोसाइटी में जो हम कर रहे हैं वो खाली एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, जो जिनके लक्षण पाए जाते हैं उनके लिए करते हैं, तो इसमें बहुत रिस्क नहीं है। डॉक्टर मिलेंगे, अगर नहीं किसी को कोई मिलता तो फिर वो निश्चित हमसे संपर्क करें, हम प्रयास करेंगे उसको मदद करने का। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। Can I do other work? Yes sir, thank you very much. You may take leave. Thank you for coming and enlightening us. Thank you sir, thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आपका महासेवा और एमएनएस मीडिया न्यूज फॉरेस्ट की तरफ से। ऐसे ही आप काम करते रहिए और मैं अपील करूंगा कि कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा, इस तरह की अपील करते हुए लास्ट में 2 लाइन के साथ में आपका जो संघर्ष है, हमारे देश के जो मोदी जी का लक्ष्य है उनके सीने में और संघर्ष है, उस पर 2 लाइन कहूंगा और आपको वो कहूंगा, ना संघर्ष ना तकलीफे, ना संघर्ष ना तकलीफे, फिर क्या मजा है जीने में, तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। धन्यवाद गोपाल शेट्टी जी आपका।
अब मैं आपको बता दूं, बड़ा महत्वपूर्ण है GDCA उसको बोला मैं पैनल ऑडिटर्स एंड इम्पोर्टेंस इन महाराष्ट्र कोचिंग फॉर GDCA एग्जाम एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन इंटर्नशिप। तो इस विषय पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोनाली राय जी हैं, HOD अकाउंटेंसी, पिल्लई कॉलेज एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स। चीफ गेस्ट है आज इस हमारे कार्यक्रम की, और की नोट स्पीकर हमारे साथ मौजूद है उमा वर्धन जी हैं, फाउंडर है रागास कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, और मिस्टर जी सुधींद्र जी डायरेक्टर हैं रागास के। तीनों लोग मौजूद हैं, और इस कार्यक्रम को, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को, GDC एग्जाम और पोस्ट क्वालिफिकेशन इंटर्नशिप, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं इनवाइट करूंगा हमारे आज इस कार्यक्रम के मॉडरेटर और फाउंडर है माय सोसाइटी क्लब के मिस्टर राजीव सक्सेना, और जो टास्क फोर्स है महासेवा की, उसके चेयरमैन है राजीव सक्सेना जी। आई एम प्लीज वेलकम मिस्टर राजीव सक्सेना, स्वागत है आपका। थैंक यू सुनील शर्मा जी, धन्यवाद, एंड थैंक यू रमेश सर जी इस प्रोग्राम के लिए, मुझे मॉडरेशन बनाने के लिए और चुनने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस समय MNS मीडिया और महासेवा का जो एक मंच है जिसमें हम सब जुड़े हुए हैं, और हम सब लोग अपनी अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं किसी न किसी माध्यम के द्वारा, कि हम कैसे इस पर्टिकुलर टाइम में एक दूसरे को सपोर्ट दे सके, एक दूसरे को मदद कर सके। तो जैसा सुनील शर्मा जी ने बोला कि कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे, ये बिल्कुल सही है। अगर हमारा संघर्ष, हमारा साथ सबका रहा, तो बिल्कुल हम इस चीज से जीत के आगे निकलेंगे। जरूरी है इस चीज टाइम में कि हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, और अपने नॉलेज को, अपने इंफॉर्मेशन को जितना हम बढ़ा सकते हैं इस समय में, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट आज हम लेकर यहाँ पर आए हैं कि पैनल ऑडिटर्स इंपॉर्टेंस इन महाराष्ट्र। जो हमारे पैनल ऑडिटर्स रहते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव में, एंड कोचिंग फॉर GDCA एग्जाम्स एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन इंटर्नशिप। तो इसके विषय में हम आज डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। बहुत एमिनेंट स्पीकर्स हमारे साथ में हैं, जैसा शर्मा जी ने बताया। वी हैव मोनाली रे, HOD, जो हमारे पिल्लई अकाउंटिंग कॉलेज के हेड है, आर्ट्स कॉलेज के पनवेल में है वो, और आर्ट कॉलेज, तो उसकी वो हेड है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोनाली रे जी से, प्लीज अनम्यूट योर माइक। शी इज द चीफ गेस्ट फॉर आवर टुडेज फंक्शन। Monali ji, can you hear us? Karan sir, can you spot Monali ji? Hello. Yes, can you hear ma'am? Yes, yes, very much audible. Yes, थोड़ा आपको जरा वॉइस बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपका वॉइस थोड़ा सा लो है। हाँ, so मैं जैसे आप लोगों को बता दूं, मोनाली जी इज वेरी वेरी एमिनेंट फैकल्टी हैं हमारे इस कॉलेज की, विच इज पिल्लई कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस, न्यू पनवेल में है। उनकी एसोसिएट प्रोफेसर हैं और हेड डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी है मोनाली जी। सो आई रिक्वेस्ट मोनाली जी टू प्लीज give us some light on this, like our GDCA examination, what we have, and what is the importance of this in Maharashtra. Why this panel auditors are required, especially in Maharashtra. This is only, if I see, whatever I remember, it is only in Maharashtra you have this concept where there's a panel of auditors and you have to select the auditors from the panel. So what is the importance you feel in Maharashtra on the auditors? Okay. Over to you. Yes, please. Thank you for the invitation to be a part of this housing conference organized by Maharashtra Welfare Societies Association, Mahaseva. I shall be glad to share my experience about the GDCA program in our college. GDCA is a unique degree which is offered by the government of Maharashtra to cater to the needs of the cooperative sector in Maharashtra. Now, at our Pillai College, we are offering this program to our postgraduate students in association with NC Private Limited. Our MCOM students are able to get a dual degree, MCOM
and GDCA by the time they complete their post-graduation program. Now, a student who is opting for GDCA program had got lot of job opportunity in the cooperative arena at various capacities like certified auditors, managers of housing societies, accountants of cooperative societies. They can even empanel themselves as an auditor in cooperative banks. With this view in mind, at our autonomous college, we are offering this program to our MCOM students as an additional degree. But we also have the future plan to give it as a compulsory course to all the students so that they get a new opportunity in the cooperative sector. Our association with Ragas Consultancy Private Limited is helping us in this endeavor. They are helping the students to professionally train them for this GDCA exam, even giving placement opportunities, internship facilities after completion of the GDCA program. We are running this program in our college for the last 2 years successfully, and not only the students as well as the teacher participants have enrolled for this program. I think in this lockdown period, this conference will open up a new arena to the students to take up a career in cooperative sector, and this will help them to create more job opportunities for themselves. And one advantage of GDCA program is that they can continue this program along with other professional degrees, so then they can have a joint degree and better placement opportunities. With this, I thank the organizers for this wonderful conference, and I hope that my association with Ragas will continue so that we can move forward in this endeavor. Thank you, Rajesh sir. Yeah, thank you, Monali जी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस एनलाइटिंग ओपनिंग रिमार्क के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ बने रहें, और हमारे पास अभी और क्वेश्चंस भी रहेंगे. आई एम श्योर पार्टिसिपेंट्स विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन व्हिच दे वांट टू क्लैरिफाई टुडे, टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी व्हेन वी हैव एन एमिनेंट स्पीकर्स. तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ी देर बने रहिए हमारे साथ में. और मैं अभी इनवाइट करूंगा हमारे रागास कंसल्टेंसी के जो मूल सूत्रधार हैं, उमा वरदराजन जी, एंड देन वी हैव मिस्टर जी श्रीधरन. तो मैं उनसे जरूर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आपके माइक अनम्यूट करिए. और इसके पहले कि मैं उन लोगों को इनवाइट करूं, आप सभी को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि रागा कंसल्टेंसी एक्चुअली है क्या, कब से ये शुरू हुई. तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन रागास के बारे में. 2012-13 में रागा कंसल्टेंसी इन्होंने शुरू किया फॉर प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज in the cooperative housing society in the area of accounting, auditing, legal and education. So in this area में रागास कंसल्टेंसी ने सोचा कि हम कुछ एक कदम शुरू करते हैं हमारे सभी नौजवानों के लिए जिन्होंने कॉमर्स साइड लिया हुआ है, जिन्होंने आर्ट्स लिया है, और वो अपना कैरियर अकाउंटेंसी में या सोसाइटी के लीगल एस्पेक्ट में बढ़ाना चाहते हैं. Currently, Raga Consultancy Private Limited is serving almost about 70 housing society in Navi Mumbai. So predominantly Navi Mumbai में इनके पास about 70 societies है जहाँ पे ये लोग अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. And since last 3 years, they are conducting GDCA coaching classes in the institute in collaboration, जैसा मोनाली मैडम ने बोला कि in collaboration with Pillai College of Arts and Science, पनवेल. तो ये एक जो कोचिंग क्लासेस है इसके लिए है कि आप एग्जाम की तैयारी करिए, एग्जाम को अटेंड करिए, क्वालिफाई करिए, अपने आप को जो हमारा गवर्नमेंट का पैनल है उसमें आपको इम्पैनल करवाइए, जिससे कि आप इसको एज ए कैरियर आगे बढ़ा सके. तो ये रागा कंसल्टेंसी इस एरिया में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपना योगदान दे रहा है. और मैं अभी इनवाइट करूंगा सुधीरन जी को
अपने पैनल पे। Can you hear us, sir? Yeah, I can Okay. hear you. So, most welcome, sir. He is director of Raga Consultancy Private Limited. सर मैं शुरुआत में आपसे पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज दिस जीडीसीए? आई थिंक लॉट ऑफ पीपल वांट टू अंडरस्टैंड कि जीडीसीए एक्चुअली कैसा डिफरेंट है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स से, एंड हु कंडक्ट्स दिस एग्जाम्स? सो इफ यू कैन जस्ट एनलाइटन आवर पार्टिसिपेंट्स वुड बी ग्रेटफुल. Sure. Okay, GDCA stands for Government Diploma in Accountancy and Cooperation. I mean, Cooperation and Accountancy, GDCA. Okay, ये एक डिप्लोमा कोर्स है. दिस इज कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है. नाउ तो सब अगला क्वेश्चन था, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी और जीडीसीए का क्या अंतर है दोनों में. चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, दैट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वो कंडक्ट करती है. एंड वंस दे पास, दे स्टार्ट, मतलब वो प्रैक्टिस करना चालू करेंगे तो ऑल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को वो ऑडिट कर सकते हैं. जैसा कि ये जीडीसीए एक्सक्लूसिवली फॉर कोऑपरेटिव यूनिट्स के लिए वो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग करने के लिए एक एक अधिकार मिलता है गवर्नमेंट से. ओके ना, ये मतलब ये जीडीसीए बनकर वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट कर नहीं सकते. जैसा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आल्सो कैन नॉट डू ऑडिटिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी स्ट्राइट अवे. बट चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते उसका एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम वो भी कर सकते हैं. नहीं तो वो खुद एक जीडीसीए मतलब ये क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के बाद वो रजिस्ट्रार को लिख सकते हैं कि मुझे एनपैनल करो. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड द जीडीसीए. टू सम अप, GDCA, I mean, this is an examination, one-time examination to be written by the students to qualify. एक बार वो क्वालिफाई हो गया है तो लगातार ये कोऑपरेटिव यूनिट्स के लिए ये ऑडिट कर सकते हैं. ओके, लगातार जिंदगी भर, एक्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशनल, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लाइक एन एडवोकेट, लाइक एन इंजीनियर. सो रेस्ट ऑफ द लाइफ यू कैन जस्ट डू दैट. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. जैसा कि प्रभु सर ने बताया है, वाई ऑडिट इज रिक्वायर्ड, उन्होंने अच्छी तरह बताया है क्यों चाहिए. क्योंकि ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, रजिस्टर्ड बॉडी है सोसाइटी, और उसमें जितना भी फंड्स आते हैं ये सब पब्लिक फंड्स हैं, क्योंकि मेंबर्स पैसे देते हैं. तो उसको ऑडिट करने के लिए मतलब सही सलामत वो उसका यूसेज हुआ है, जो गवर्नमेंट ने जो फिक्स किया है उसके अनुकूल मतलब वो हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए ये ऑडिटिंग इज बहुत जरूरी है. क्योंकि ये पब्लिक फंड्स रिलेटेड है और रजिस्टर्ड बॉडी है. और उसका नतीजा भी बहुत अच्छी तरह उन्होंने प्रभु सर ने बताया है कि अगर वो ऑडिट कहीं नहीं किया है तो क्या हो सकता है, उसका नतीजा क्या है. ओके, सो इवन द डी रजिस्ट्रेशन इज आल्सो पॉसिबल. तो दिस इज द एडवांटेज, आई मीन दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जीडीसीए, ओके, एज अ पैनल ऑडिटर, एज अ सर्टिफाइड ऑडिटर फॉर अ सोसाइटी. या ओके, थैंक यू वेरी मच सर. तो दोस्तों, जीडीसीए एक सर्टिफाइड कोर्स है जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के थ्रू इसको कंडक्ट किया जाता है. एंड यू गेट अ रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, जिसके बाद में आप उनके पैनल पे इम्पैनल हो सकते हैं और अपने को इसको आप एक कैरियर की तरह इस पे यूज कर सकते हैं. सर, मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ में है. आपने ऑफ कोर्स थोड़ा एक्सप्लेन किया, लेकिन आई वांट कि आप थोड़ा इसको और जरा एलोबरेट करिए. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जीडीसीए इन कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्टर, एंड व्हाट डज चार्टर्ड अकाउंटेंट डू? इसको थोड़ा सा एक मोर आई वांट थोड़ा और एलोबरेट करिए, जिससे कि हमारे जो के पार्टिसिपेंट्स इसको और अंडरस्टैंड कर सके. ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसेंशियली ही इज फॉर द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, करेक्ट? तो वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट करता है, देन उसका सर्टिफाई करता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एज पर कंपनीज एक्ट. आप ले लीजिए, एनी पार्टनरशिप फॉर्म आप ले लीजिए. सो नाउ फॉर कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए, व्हेन आई से कोऑपरेटिव सेक्टर, there are 4 elements in that, are units in that. One is cooperative housing societies, cooperative credit societies, cooperative banks है, और जितना भी units like your sugar mills, cotton mills, okay, dairy farms, ये सब cooperative societies अंदर जो register किया गया है, ये सब units जो होता है उसका books of accounts audit करने के लिए एक GDCA एकमात्र एक qualification है. जैसे GDCA पास किया है तो उसके बाद 3 साल का इंटर्नशिप होता है, उसके बाद गवर्नमेंट को अप्लाई करना होता है, देन गवर्नमेंट विल सर्टिफाई यू with giving one registration number to you to practice as a certified auditor. This is
the GDCA. Now, chartered accountant, he also can audit cooperative, okay, units. In addition to, मतलब पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जितना भी वो ऑडिट कर रहा है उनके साथ ही साथ कोऑपरेटिव यूनिट्स भी कर सकते हैं, लेकिन चार्टर्ड अकाउंट को भी GDCA पास करना होता है, नहीं तो एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो कंडक्ट करती है वो पास करने के बाद अप्लाई करना होता है. वो अप्लाई करने का तरीका एक ही है, रजिस्ट्रार को अप्लाई करना है, देन रजिस्ट्रार विल एम्पैनल करता है. दिस इज द अरेना ऑफ द GDCA एंड द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. थैंक यू वेरी मच. मैं थोड़ा वापस अभी मोनाली जी को बुलाने की कोशिश करूंगा. मोनाली जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. ओके, very well explained by Sudhindra about the importance of GDCA in the cooperative sector, and how it is different from the chartered accountant. I want to understand from you as an HOD. You are it's a very premier institute. In what way do you think GDCA will help the students? जो हमारे आज सब क्योंकि कॉमर्स के लोगों को एक ही लाइन दिखती है, वो शेप देती थी भाई मेरे पास में अकाउंटिंग की का है, मैं अकाउंट्स का एक कोर्स कर लूं, मैं टैली कर लूं, उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं अकाउंटिंग का जॉब मिल जाएगा. तो हाउ डू यू थिंक दिस पर्टिकुलर कोर्स इज गोइंग टू चेंज द वे फॉर द स्टूडेंट्स? First of all, I want to point out GDCA is a unique program for the cooperative sector. Now, we have found our experience in the college that the students, any graduate can appear for GDCA examination. So in our college, what we have started is the students who are going for postgraduate programs like MCOM. They are doing only MCOM for 2 years. So we are giving them an opportunity. Why not to take up one more additional degree along with their MCOM degree? So by the end of 2 years MCOM program, a student has got MCOM and GDCA. Now with MCOM degree, they can get job opportunities for as an accountant, and with GDCA, they add cooperative sector also for job opportunities. So now their job opportunities are widened, and further, if they want to improve their career in cooperative sector, they can go for 3 years internship, apply for government empanelment, and they will be notified by the government and they become the certified panel auditors. So becoming certified auditor, they can do audit independently or they can take up the job as auditor in organizations. थैंक यू मोनाली जी. आई थिंक बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया. और दोस्तों, हमारे लिए ये GDCA का जो कोर्स करने के बाद में आपको एक अलग होराइजन मिलता है काम के लिए. जैसे अभी उन्होंने बताया कि आप MCOM करने के बाद में आपके पास ऑप्शन है कि आप अकाउंटिंग का काम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने GDCA भी साथ में किया है तो उसके साथ में आपके पास में एक अलग फील्ड ओपन होती है, वो होती है कोऑपरेटिव सेक्टर की. आप वहां पे भी एज ए ऑडिटर भी काम कर सकते हैं, एज ए अकाउंटेंट भी काम कर सकते हैं. एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास में. और हमारे सभी जो एस्पायरिंग पार्टिसिपेंट्स हैं जो अभी आज MCOM कर रहे हैं या BCOM कर रहे हैं, जिन्होंने आर्ट्स का सब्जेक्ट लिया हुआ, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है. मैं अभी इनवाइट करना चाहूंगा उमा वरदराजन जी को. उमा जी, आर यू देयर? Can you unmute your mic, please? Yeah, I am there. Good morning, everybody. Good morning. We can't. Yes, can you spot? Okay. Am I audible? I have No, your voice is cracking, Yeah, madam. good I think maybe you can switch off your video, and we can hear you on phone. Okay. Can you speak now? Are you able to hear us, Uma ji? I think some problem is there with the Uma ji's network. Yeah, you take Surendra only. Yeah. So, Surendra. I'll come back. Surendra only. Yeah. तो सुंदर जी, मैं आपके पास में आता हूँ क्वेश्चन पूछने के लिए. वापस एक क्वेश्चन है कि इज इट नेसेसरी कि हमारे जो जिनको भी इस कोर्स के लिए अप्लाई करना है उनको ग्रेजुएशन करना कंपलसरी है? ओनली ग्रेजुएट पीपल कैन अप्लाई? और व्हाट इज द
qualification, what is the minimum qualification required for this particular course? Yeah, for GDC appear करना है, graduation straight away you can just apply for it, okay, without any experience, right? If you are not a graduate, okay, graduate in any discipline, that's what the government specifies, not necessarily BCom, okay, any graduate. अगर graduate नहीं है, अगर 12th standard अगर पास किया है आपने, 3 साल का work experience, relevant work experience in cooperatives चाहिए होता है, that's what the government specifications are. अगर 10th class आपने पास किया है, तो 5 साल का कोऑपरेटिव एक्सपीरियंस अगर है आपके पास, राइट, अगर कोऑपरेटिव बैंक में काम किया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम किया है, क्रेडिट सोसाइटी में आपने काम किया है 5 साल तक, तो you are eligible to appear for the examination. So 10th के लिए भी ठीक है, then +2 के लिए भी 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और 10th के लिए 5 साल का relevant experience चाहिए. अगर ग्रेजुएट है, no experience, right away अगर you can apply for it. So this is what the the requirements for appearing for GDC. So सर, जब आप बोलते हैं कि एक्सपीरियंस चाहिए कोऑपरेटिव सेक्टर में, अगर किसी ने 12th किया है या 10th किया है, उसको 5 साल का और 3 साल का, तो उसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक प्रोफाइल है कि उसको अकाउंट्स में ही काम करना होना चाहिए एक्सपीरियंस, या इट कुड बी एन ओवरऑल एक्सपीरियंस इनटू दिस कोऑपरेटिव सेक्टर? This it's not clear. They only mentioned that it's a work experience, but मैं जैसे समझता हूँ, मेरा ओपिनियन है, अगर अकाउंट ऑडिटिंग का फील्ड में अगर मौजूद ऑलरेडी है, okay, that candidate, he will be well equipped to write the examination, because GDCA exam में आपको देखा जाए तो there are accountancy paper that we will just go through it, what are the papers, accountancy एक है, banking एक है, auditing एक है, so unless somebody is not introduced themselves, अगर वो इस क्षेत्र में अगर नहीं है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में, थोड़ा उसको एग्जाम लिखना मुश्किल हो जाएगा. बट मैं समझता हूँ, मेरा ये ओपिनियन है, जब अकाउंटिंग ऑडिटिंग का फील्ड में अगर मौजूद है, ऑलरेडी कुछ काम कर रहा है, चाहे वो क्रेडिट सोसाइटीज है, चाहे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, और कोऑपरेटिव बैंक्स में भी अगर काम कर रहा है ऑलरेडी, तो दे कैन अपीयर. एंड खास तौर पर आप देखा जाए तो एक्चुअली ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंटल एग्जाम है. समझ लीजिए ऑलरेडी सम कोऑपरेटिव बैंक में कोई एक क्लर्क जैसा काम कर रहा है, अगर जीडीसी उन्होंने पास कर लिया, ओके, बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ, मतलब इज ऑलरेडी वर्किंग विद कोऑपरेटिव बैंक, अगर 10th क्लास है, उन्होंने एज ए क्लर्क इज जॉइंड, 5 साल का एक्सपीरियंस है, ही कैन अप्लाई फॉर जीडीसीए. और अगर जैसा वो जीडीसीए पास कर लिया, देन ही कैन बिकम एन ऑफिसर. सो ये डिपार्टमेंट एग्जाम के तौर पे भी यूज कर सकते हैं फॉर डिपार्टमेंट, आई मीन डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स. ऐसा है. गुड सर, थैंक यू. राजीव जी, मैं थोड़ा सा इधर गाइड करना चाहूंगा. प्लीज प्लीज सर. जब हम बोलते हैं कि एक्सपीरियंस एज ए परमानेंट एम्प्लॉय of a cooperative institution, that cooperative institution could be a bank, as Sudhindra has rightly pointed out, or it could be a cooperative housing society. यदि आप cooperative housing society में से क्लर्क काम करते हो या क्रेडिट सोसाइटी में काम करते हो, कोऑपरेटिव कोई भी इंस्टीट्यूशन में आप काम करते हो, दिस शुड बी अ वर्किंग एक्सपीरियंस. आप एज एन ऑडिटर के उधर ऑडिट असिस्टेंट करके जाते हो, बिकॉज यू आर नॉट एट ऑल क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर, बट यू आर गोइंग एज एन ऑडिट असिस्टेंट. That is not considered as an experience. यदि आपको experience करके गिनना है, that has to be working experience as an employee of that cooperative institution, and उसी तरह का आपको certificate if you have to give. If you are a graduate, yes, directly you can appear, but if you are not a graduate, then you have to give the required working experience on the letterhead of that institute signed by the office bearers. Yeah. Okay. I think बहुत important information रमेश जी आपने शेयर किया कि खाली अगर आप एज ए असिस्टेंट किसी को हेल्प करते हैं तो वो आपका इसमें काउंट नहीं किया जाएगा. अगर आप वहां पे पार्ट टाइम काम करते हैं 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, वो इसमें काउंट नहीं किया जाएगा. आपको वहां पे एज ए परमानेंट एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना होना चाहिए. अगर आपके पास में ये एक्सपीरियंस है तो सर्टेनली, अगर आपने 10th किया है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और आप इसके 5 साल का, अगर आपने 12th किया है तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. एक चीज और पूछना चाहूंगा सर आपसे मैं कि इज देयर एनी एज बार? कुछ उम्र का कुछ वो है? मैं सपोज मैंने 12th किया से 2005 में, और अभी मैंने काम कर रहा हूँ पिछले 5 साल से कहीं पे काम कर रहा हूँ, मेरा एज अभी ज्यादा हो गया है, तो कैन आई स्टिल अप्लाई? यस, देयर इज नो एज बार. सो देयर इज नो एज बार. सो मतलब अगर किसी ने काम शुरू किया है, वो 10 साल के बाद में उनको रियलाइज होता है कि उनको और आगे बढ़ना है, तो इस जीडीसीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
एक बहुत बहुत यस मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता हूँ, मैंने जब लिखा है I was 52. ओके फैंटास्टिक सर फैंटास्टिक. सो आई थिंक अभी आप समझ सकते हैं कि ये GDCA एक ऐसा एग्जाम है जिसको आप उम्र के कोई भी पड़ाव पे आप इसको कर सकते हैं. इसके लिए कोई भी उम्र की बाधा नहीं है, खाली इंपॉर्टेंस है आपने 10th 12th किया हो, आपने ग्रेजुएशन किया हो, और आप इसको कभी भी कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच सर. एक चीज और जानना हूं, जैसे भी अपने बात कर रहे थे, मोनाली मैडम ने बोला कि हमारे पास में काफी अपॉर्चुनिटीज है, तो थोड़ा मैं चाहूंगा इसको आप और एलोबरेट करें कि कहाँ पे लोग इस कोर्स को करने के बाद में उनके पास में इसके लिए अपॉर्चुनिटी है. All right. So first of all, this is a very significant program by the government of Maharashtra. Yeah, I would like to answer. Okay, you're back, Uma. Yeah, am I audible? Yes, Uma, you are very audible now. So let me introduce Uma ji first. Hi everybody, this is उमा जी आप आपका वीडियो ऑफ कर दीजिए. आई थिंक बिकॉज ऑफ वीडियो नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, तो वी कैन हियर यू अदरवाइज. उमा जी आपका वीडियो ऑफ करेंगी तो आपका ऑडियो एकदम प्रॉपर आएगा. यस प्लीज. Okay, I'm switching off video. Yeah. Now perfect. We can. You are complete audible. Yes, very much audible. Yeah, please go ahead, Uma ji. Uma ji is the co-founder and director of Ragas Consultants Private Limited. So Uma ji, please. You want to add? Again, seems to be some breakdown. Yeah, thank you very much for this. Thank you, Sunil ji, and thank you, Rajiv, for bringing us in this platform. Yeah, the question here is, what are the opportunities available for the GDCA? Okay. Yes. They can work as an internal auditor in any cooperative unit. Internal auditor as a permanent internal auditor. It's a very big opportunity. Ongoing audits they can do. When we say cooperative units, it doesn't stop with the bank or the cooperative housing society. Even if you take Amul, it's a cooperative unit. Even when you take Varana, Doodh, it's a cooperative unit. Any sugar factory, cotton mills, everything comes under cooperative units. And this GDCA people can apply there as internal auditors. Second one, they can work as accountants and the auditors for any cooperative banks also. And practicing as a panel auditor, and they come under the panel of Maharashtra. That is the main opportunity with each and every GDCA is having. And they can be applying for the election officer and also administrative officers. And have an individual accounting firm like us. Now we are having a firm and we are delivering the people. So we have our own business. That's also main. And it's a lifetime qualification. So if you see all this, the GDCA is one of the best platforms which government of Maharashtra has given. Very good. Thank you, ma'am. इसमें आई थिंक आप दो तीन और भी ऑप्शन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पीपल कैन ऑप्ट फॉर आफ्टर बिकमिंग ए GDCA क्वालिफाइड पर्सनल. आपके पास में ऑफिसर है, आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी आई थिंक अगर आप पैनल पे है तो आपको अपॉइंट किया जा सकता है सोसाइटी में. आपको एज ए इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर, एज एन इलेक्शन ऑफिसर कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड. तो काफी अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास में. अगर आपने GDCA कोर्स किया है, आप क्वालिफाइड है, आप अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पैनल पे हैं, ऑडिटर्स पैनल पे हैं, तो बहुत सारे एवेन्यूज आपके पास में है. थैंक यू माजी फॉर गिविंग वंडरफुल इंफॉर्मेशन. आई वुड लाइक टू आस्क वन मोर सब्जेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू. What are the various subjects? Because people, when you talk about accountancy and auditor, ऑलवेज लोगों के दिमाग में फियर होता है. एक हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट का फियर रहता है कि अरे चार्टर्ड अकाउंटिंग अगर मुझे करना है तो इट इज अ लिटिल इम्पॉसिबल टाइप ऑफ कोर्स जिसको हम बहुत टाइम अचीव करते हैं तब हमारे जाके उसमें क्वालिफाई कर पाते हैं. तो इसमें ऐसे क्या क्या सब्जेक्ट्स है? हाउ इजी एंड हाउ डिफिकल्ट GDCA एग्जाम्स? Which are subjects it covers? It's a very good, it's a very good question, Rajiv. It's a very important question also. See, as earlier Sudhindra said, it is of two parts. It's GDCA and CHM. It's a package of dual. Okay. So when you are going in for GDCA and CHM, there are 6 papers we need to write. Okay. What are those 6 papers? The first one is management of cooperative housing society, which is a must. How to run a cooperative housing society. In that, the full bylaw is covered and MCS Act 1960 is covered.
So that is one paper. The second paper is history, principle and management of cooperation, which is very important. From there this cooperation has raised. It is not, see, now it is a state subject, but if you see, this has started even pre-independence. Okay, so they cover everything. Pre-independence, how was it, and post-independence, how government of India taken it, and how it has been distributed to all the states, and how Maharashtra as a state has grown in the cooperative. So this is the subject which in the history they are covering. Next one is cooperative law and other laws. What are the things covered in the whole of law related to cooperative? That is one subject which is very important. And next one is the accounting. The basic accounting principles they cover everything up to balance sheet, income and expenditure account, all related to cooperative units only. How a person has to do the accounting principles and how they take it forward. Then next is cooperative banking and credit society. It's very important subject. And see, now if you see, NABARD is playing a major role in cooperative. How it was connected with RBI earlier and how it has been hived off only for cooperation in case of NABARD, and how all the other banks, related banks, and now we are having district cooperative bank and state cooperative bank, how these all evolved. The full of banking subject is covered in this. And the last but not the least is the auditing. How the audit has to be done, what are the formats involved in that, and what are, like for example, section 82, 83, what are the rules one auditor has to follow. And when you say rule, also there are certain duties and responsibilities as an auditor, what that person has to follow, and what are his liabilities also. So everything is covered in this all 6 papers. Now, when a person wants to do only CHM, that is Certificate of Cooperative Housing Management, they have to give only 3 papers. What are those 3 papers? Management of Housing Society, accounts and auditing. So if it comes to full package of GDC and CHM, they have to give 6 papers. Otherwise, they have to give only 3 papers. So this is what thank you, the Maji. full exam is. Yes. Yeah. So if I understand correctly now, अगर मैंने CHM का कोर्स किया है खाली, जिसमें मेरे पास में 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे, मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. Correct. Will that qualify me to also be an auditor for a credit societies or sugar societies? No. Yes. So I think दोस्तों बहुत जरूरी है इस चीज को समझना. अगर आपने GDCA किया है, जैसे वजी ने बताया कि इज अ कंबाइंड पैकेज, जहां पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इसमें आपके पास में सर्टिफिकेट ऑफ हाउसिंग सोसाइटी में कभी रहता है मैनेजमेंट का, और आप बाकी भी आपने क्वालिफिकेशन एडहेर किया है, तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप दोनों को कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने खाली CHM किया है, सर्टिफिकेट किया है, तो आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत लिमिटेड है. आप खाली हाउसिंग सोसाइटी को ऑडिट कर सकते हैं. Am I correct? Exactly. Only in housing society you can work, and you cannot become the panel auditor also. Oh, yes. So you cannot become the panel auditor. Yeah, you can't become the panel auditor. No, you cannot become the panel auditor. Okay. But can they sign the balance sheet? Can they sign the balance sheet? No, Rajiv. No, they cannot sign. See, they cannot sign the balance sheet. Let me come. Yeah, please. CHM, it only you can work as a manager at the most. Yes. But the GDCA is a diploma program. Okay. Only diploma. CHM is only certificate program. Okay, in housing management, wherein you know the basic laws. Okay, you can be an accountant for this society. You can be a manager for the society. That's you are limited, but you can't sign. I mean, the CHM cannot sign the balance sheet and then income and expenditure account. Yeah. So in short, CHM certificate doesn't give you an certificate or maybe as a tag of auditor. It's only give you that you have done a certification course in the housing management. You only can become a society manager. You can be an accountant there. You cannot sign the balance sheet. You cannot audit there. As Umaji rightly said, that you cannot be a part of the panel also. So I think it is advisable for the people who are aspiring to be into this particular field, that they should do a complete package program. Unless they only have aspiration कि मुझे खाली society manager बनना है, तो अलग है. Otherwise, if you can do a both combined course, I think you have
very vast options which you can choose as a career. Yeah. उमा जी, थोड़ा सा मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, if you can further explain our participants about the marks, what is the duration of this course, what are the fees, if you can just elaborate more on this area, I think people will get benefit of this. Yeah, Rajiv, before that I would like to, I have some questions on the chat box. Maybe we'll pick up those later. Let us first, yes. Okay. Okay, fine. So coming to the marks and the duration pattern, all the question paper is for 100 marks. Okay, so put together it will be 600 marks, and normally exam is conducted during the last week of May every year. This time, because of COVID, it has got postponed and the date is yet to get announced. Okay, the days of examination are only 3 days. Either it will be a Saturday, Sunday, Monday, or students will be giving 2 exams in a day. That is, first paper will be from 10 to 1 and the second paper will be from 2 to 5. So in the middle, they have got that 1 hour gap for lunchtime. And in Maharashtra, there are 16 centers for giving the GDC examination. Next, this particular thing, there should be an online examination form which need to be filled in, and the dates should be declared in the website. Okay, and the group minimum is actually 40 marks. So overall, you should have taken 240 marks, but the subject minimum passing is 35. Okay, so hope I'm clear. Out of 600, you should have got at least 240 marks, and the minimum subject passing is 35. Okay, and this normally the result is declared January every year. Like for previous May, in the January they declared the results. Okay, so as Umaji rightly said that we have 6 subjects and each subject 100 marks, total is 600, and you need to get minimum 240 marks to pass this particular exam. But again, there is a small, I would say, the connect there. In each subject, you need to get minimum 35 marks. If any subjects you get less than 35 marks, I don't think you are qualifying. Is it correct? Yes. Okay. Correct. Yes. You are right. Yeah. So I think the minimum you have to get 35 marks. So what happens? Suppose if someone gets maybe in 2 subjects the less than 35 marks, is there any option one can reappear, or maybe is there any option for ATKT, what we call in other colleges? So what is the option available? Yeah, definitely. See, if you see the statistics, every year some 11,000 students to 12,000 students appear for the exam, and the pass percentage so far. Yesterday, in fact, we had a word with the government department, GDCA cooperation department. The pass percentage is 30 to 35% of the students pass. Rest of the people have to reappear. Okay. When they say reappear in the same site next year, they have to go and give the reappear form. So when they reappear, they have to repeat all the subjects where they have scored less than 50 marks. Okay. So only the subjects. So only the subject where he has got less mark, only for that he has to reappear, right? Or all the subjects? Reappear. See, no, not all the subjects. See, for example, last year I gave all the exams, and out of which I failed because in one subject I got 30, in one subject I got 45, in one subject I got 49. Okay, but all the other 3 subjects I got above 50. So, but I failed in one subject only. But there are 3 subjects put together. I have scored below 50. So I have to repeat all the subjects which I got below 50. You get exemption for the subject where you have secured above 50. It is other way. Okay. So it's very only the failed subject to give. Correct. So I think participants or it's very important to understand. अगर आप एक ही सब्जेक्ट में आप फेल हुए जहाँ पे आपने लेस देन 35 मार्क्स सिक्योर किया है, और बाकी अदर सब्जेक्ट्स में अगर आपने लेस देन 50 किया है, तो वो सारे को आपको वापस रिपेयर करना पड़ेगा. मतलब खाली फेल जिसमें वो नहीं करना है. अगर आपने मानिए 3 में आप अगर मैंने लेस देन 50 किया है, तो वो एक कंडीशन है. अगर आपने 3 में लेस देन 50 किया है, तो अलोंग विद दी सब्जेक्ट जहां पे आपने 35 से कम स्कोर किया है,
उसके साथ में बाकी भी 3 आपको रीअपियर करना पड़ेगा, मतलब आपको 4 सब्जेक्ट्स में वापस आपको रीअपियर करना पड़ेगा. Okay, so is there any number of attempts I can do it? No, there are no number of attempts. You can give till you pass. Okay, great. So it is also very, very important for everybody to understand. It is not that you can only appear for once or twice or thrice. Till the time you want to appear, you want to ensure that you get a results, you get a better results, you can continue to appear for and reappear for. Okay, good. Thank you very much, Uma ji. I'll go to Monali madam once again. Monali madam, if you can unmute yourself. I don't know. Yeah, she's there. So I want to understand, like, why and how your college only has given so much of importance on GDCA. I'm sure, like, there's so many colleges are there, and being arts college, commerce college, all are there. It's, I think, in Mumbai or in Navi Mumbai, multiple colleges are there. So why only your college, Pillai College, thought this is a subject which needs to be given a lot of importance? Our college, after becoming autonomous, we were encouraging the students to take up number of certificate programs. So while going through the profile of GDCA, we realized that this program is such that the degree will be given by the government of Maharashtra, which has an added value. So we thought about, since already our commerce students are undergoing subjects like accountancy, auditing, law, why not motivate them to get an additional degree which has a value and which has the stamp of the government of Maharashtra. So with this view in mind, we promoted this course to our commerce students, and because of the help from Ragas Consultancy Private Limited, we could successfully run this program for the last 2 years. They take professional approach in training the students, guiding them to clear the examination. Even they arrange for internship after they have completed their GDCA examination. So with all this effort, this program is running successfully in our college. And one thing more to share, not only students, many of our faculty also have joined this program as an additional program. Wow, lovely. Just one more thing. So now look at, if I see Pillai College who's doing this course, and the Raga consultancies are providing all the support in terms of classes and coaching. What is the success rate you guys are achieving every year in terms of qualifying GDCAs, We are conducting this Raga program with association with Ragas for the last 2 years. And in the last 2 years, we have around 25 students in each year who have taken up this program. But one problem we faced for the last 2 years, the exam date for GDCA and University of Mumbai MCOM had clashed. So as a result of which, our students could appear only for 50 to 60% of the papers. So remaining they have to carry forward. But this problem we have overcome this year, because since we have now autonomous college, now we have taken care that MCOM exam and GDCA exam dates should not clash anymore. So for this year, we have kept this point in mind. Oh, very good. Very good. So I'll come back to now to you again, ma'am, after some time. But let me go to Sudhindra again and ask a very important question. Now we have understood the हमारे लिए ये GDCA कोर्स क्या है, how it is different from CA, और इसके हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस है, कहाँ पे हम इसका कैरियर बना सकते हैं, किस किस एरिया में. नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड, आपने जैसे पहले बोला कि हमारा पैनल ऑडिटर्स रहता है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, तो अभी मैंने GDCA क्वालिफाई कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, तो व्हाट इज द वे आउट? मैं अगर मुझे अप्रोच करना है अपने रजिस्ट्रेशन के लिए पैनल पे, तो क्या तरीका है, कहाँ पे मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा, इसके बारे में अगर आप थोड़ा जानकारी दें लोगों को तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. Yeah, the first and foremost important thing, after GDCA clear करने के बाद,
आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। जैसा कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हुए आपको सुना होगा आर्टिकल होता है, उसका भी 3 साल होता है। ओके, बट दे हैव एन अपॉर्चुनिटी व्हाइल कंप्लीटिंग देयर कोर्स, मतलब वो कंप्लीट करते समय वो 3 साल का वो आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद फाइनल एग्जाम लिख सकते हैं। वैसे इधर जीडीसीए में जीडीसीए क्वालिफिकेशन के बाद आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, ये 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस किस तरह के होना चाहिए? किसी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास काम करना चाहिए वो 3 साल के, मतलब ये क्वालिफिकेशन के बाद 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस, रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, जैसा कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख के देता है कि मिस्टर सो एंड सो हैज वर्कड विथ मी फॉर 3 years इन ऑडिटिंग banking companies and commercial companies, also cooperative companies. Fine. So that certificate would be valid. Okay, now, agar aapko wo maujud nahi hai, so what you can do is, you can also do the internal audit of a society. Wherein, matlab you can just give on your letterhead, और आपको खुद एक एप्लीकेशन आप बना के एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को दे सकते हैं आप, एंड वो सोसाइटी मतलब रिसीव करके yes we are empaneling you as an internal auditor. It's not external auditor. Internal auditor is totally different, where while the transactions are going on, the auditor will do the audit ताकि वो external auditor में ज़्यादा फर्क ना आवे, और all that the difficulties of external audit not there. So internal audit का भी आप कर सकते हैं, but एक ही है वो society has to give it in writing that yes you are an internal auditor, and the society also just give a copy of the statement of accounts what they are submitting to the registrar at the end of the year. एक acknowledged copy भी उसको student को देना चाहिए। अगर एक साल में एक society का भी internal audit का experience है, मतलब 3 साल के 3 certificates, अगर एक ही society का भी 3 साल का भी है तो भी परवाह नहीं है। और you working with any chartered accountant, okay, who's an empaneled with the cooperatives, like you work with them, you assist with them, you work with them for auditing of cooperative societies or any other commercial organizations, that experience is also valid. So, but दोनों के लिए certificate चाहिए होता है, okay, issued by the cooperative housing society or the chartered accountant. Okay. थैंक यू। Yeah. मुझे इसमें और समझना है, सपोज फॉर एग्जांपल अभी जैसे मेरा फर्म है, मेरा जो फर्म है उसका काम सोसाइटीज को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना है, जहाँ पे हम पूरा अकाउंटिंग ऑडिटिंग सब ऑनलाइन करते हैं। तो अगर कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो अकाउंट्स में काम कर रहा है, उसने जीडीसी क्वालिफाई किया है, अभी उसको ही वांट्स टू बिकम अ पैनल ऑडिटर, सो कैन आवर कंपनी आल्सो गिव अ सर्टिफिकेट दैट ही हैज बीन वर्किंग विद अस ऑन अकाउंटिंग? इज दैट वैलिड? No, since yours is a private limited company, dealing with some software development and stuff like that, it's not registered under the Cooperative Societies Act. Like, unlike a cooperative housing society, it is registered under, Cooperative Societies Act of 1960. They can be giving in. You are one of the service provider for cooperative housing societies in the form of, as stand, you have a software company, you have developed the software accounting, and you also might be doing accounting. But that may not be relevant. Okay, so just to understand, because for more debate purpose, like say chartered accountant, chartered accountant are not registered under the Cooperative Society Act per se, but their certificate is valid because they are into the job of accountancy. Yeah, but empaneled auditor होना चाहिए वो भी, मतलब now he must have been empaneled with the registrar. Okay. So it is important that here the chartered accountant also who gives a certificate should be impaneled with the government of Maharashtra. Only that certificate is going to be valid. Am I correct, sir? Yes. Okay, yes, fantastic. So it's very, very clear. I think what is important to get impaneled कि आपके पास में सर्टिफिकेट साथ में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है, जो आप सोसाइटी से ले सकते हैं, which is registered under the Cooperative Society Act 1960 under MCS Act. Yeah. Secondly, you can take a certificate from a chartered accountant who's also impaneled with the government of Maharashtra, and he's on the panel. Other chartered accountant certificate may not be valid here. So आपका वही chartered accountant certificate देना है जो impaneled है government of Maharashtra के साथ में. So thank you very much, I think, for this wonderful information, and I think people, those who are having certain question in chat box, will get some clarity on this. Maybe something which is not there, we will again come back with you all and we'll talk about it.
Just leave our numbers at the end of this session. Yes. So yeah. So maybe we will compile and will forward to you in case if any questions are not replied. Maybe you can go back and can send them and reply again. Now I want to ask Umaji. Umaji, are you there? Yeah, I'm there. Okay. So I'm going back again on the course once again. Is there any grading system in the auditor panel? Grading का रहता है क्या? Yeah, grading का रहता है. See how it goes. When we are applying for the empanelment, the grading goes like this. It is A, B, C, and D. Okay. Same how we have our promotions. So when a GDCA enters, he is graded as D. Okay. Then over a period of time, and this empanelment has to be renewed every 2 years with the government of Maharashtra. Okay. So they see how many societies you are doing, what is the quality audit you are doing, what is the how you are contributing to the cooperative unit as a whole. Okay. And this grading goes from B to C, C to B, D, C, B, and A. But whereas one is a chartered accountant, they are given more wage. Okay. Now, what is the significance of ABCD? When a person is in D category, they can audit up to 100 societies. And for example, when a person is in A category, they can do the bigger audits of a bigger firms of sugar units, banks, where the turnover is in multi-crores. So the A certified auditors have the more weightage when compared to the D certified auditors. That is how the grading is given. So this grading is given by the registrar, so this right? Is very this is grading is given during the empanelment. Okay. So when you see the guesser, you can see the A grade, B grade, name is written. Your name, your empanel number. Okay. So while they're scrutinizing the application, they very minutely scrutinize. So that is, they see everything, what are your past records and what you have done and and accordingly they give the weightage. Okay. So basically the grading defines the limit for a GDCA person up to what number of societies he can typically audit. Maybe 100 members or 50 members. Audit. So that means anybody who's entering. Yeah, anybody who's entering, he maybe just finished his GDCA and has got an experience of 3 years. Now, if he's registering himself, he can at least minimum he can audit a society less than 100 members, right? No, it's not 100 members. Yeah, less than 100 members. Yeah, it is less than 100 members. Less than 100 members they can audit. If it is more than 100 members, D category, D category cannot handle that. Yeah, right. Correct. So great, good to know about this. And now I want to understand. See, we know this. We have a wonderful opportunity for the people who want to do a GDCA course, and there is a platform available for people to either go to Ragas or Pillai College, take help, take the support and appear. Now I want to understand, is it not too much like every year 11,000 people are participating, appearing for the exam? So virtually it is a progression. Every year 11,000 लोग participate कर रहे हैं. उसमें से 50% भी अगर बाहर निकल के हमारे पास में सक्सेस में आते हैं, तो you still have about 5,500 people who are GDCA qualified. Does it suffice the requirement of housing societies? The question is, okay, let me just answer that question. Okay. Okay, so every year there are 11,000 students who are appearing. Okay, the pass percentage is 30 to 35. Okay. Then this has to be connected to 3 years wait period and they getting empaneled. And the first thing what we could see in the current scenario is not all the applicants who apply doesn't sit for the exam. There are some deletion there, and whoever has sat for the exam, not all pass. And people who have passed,
they sometimes pass for the internal examinations. Okay, they don't get empaneled, and to our knowledge, all the empaneled auditors are also not fully active. So when you churn out, even though 11,000 applicants are there or sitting for the exam, at the end of the day, today in the Maharashtra government, they have only 11,000 auditors. And yesterday we had a word with government. They say, "Madam, आप जितना भी लेके आओगे उतना कम है cooperative के लिए. उतना we have a space for GDCA's empanel. So we want more students there. We want more people to get empaneled, and we have more opportunities here." That's what they are telling. Oh, good. You want to add something more into this, Sudhander? Yeah, I mean, just analysis what Uma has just given is like, though 11,000 per annum every year people are writing, so most of them, they will not write all the papers, and most of them are internal, what you call the employees of the cooperative department. Even they pass, they will use it for only their what you call progression in the same department, like some hike or something, like some increments or some promotion. So they will be. But finally, you can just look at that today. Aaj ke din mein only active GDCAs are there only 11,000. From 1960 say this act is there. In GDCA sometime 65 or 66 se wo chalu hua hai. You can imagine like, but only active are only 11,000. And even considering like if you really just match with number of units, if you see it, there are more than 3 lakh cooperative units are there in Maharashtra. Even if you consider 11,000 who are just active, it's something like 1:30. It's like one auditor has to audit 30 units, right? That is the simple mathematics that comes out to, and that itself is not possible. I mean, that's a very lesser number. Okay, so now that's what we asked. Okay, one of the officers yesterday, the acid lab आप जितना भी आप लेके आ जाओगे उतना कम है. So that itself just says it all. And in this 3 lakh, nearly housing societies itself are more than 1 lakh. And know the way how housing societies are growing up. Okay, adding to the numbers. So as we just go, it's a progression, just keeps on growing. Number of housing societies are growing, and credit societies are increasing, banks are increasing. So the requirement for more GDCAs would be there going forward. And how much per number we think of bringing in, that would be just a drop in the ocean. Yeah. Right. So I think a very, very valid point both Umaji and Sudhander has mentioned here कि हमारे पास में 3 लाख के आसपास करीब cooperative societies है, और number of auditors what we have is about 11,000. तो जो ratio है, it is not serving the need what we have right now. Means we have more demand, but we have a less supply. Now, in addition to only auditing, as we were talking in past, and we said that khali auditing he is not only the carrier when you complete your GDCA. You have a career as a administrative officer, which registrar appoints you. You also have a requirement where you have to conduct the elections. So these are all additional work. So as of now, what I think Umaji and Sudhander is talking is only the auditing part. उसके साथ में ये और भी काम है, और हर सोसाइटी में जहाँ पे मोर देन 250 मेंबर्स है, वहाँ पे आपको इलेक्शन भी कंडक्ट कर रहे हैं. उसके लिए भी आपको रिसोर्स चाहिए. आपको कहीं कहीं पे जहाँ पे सोसाइटी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना होता है, वो भी एक रिक्वायरमेंट है. तो ये आई थिंक मच मोर डिमांड, राइटली सेड बाय बोथ उमा एंड सदन, दैट कि ऑफिसर्स आर सेइंग आप जितने लेके आओगे उतने कम है हमारे पास. मतलब इसका डिमांड आज के डेट में बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है. तो एक बहुत बहुत अच्छा मौका है उन सभी इंस्पायरिंग लोगों के लिए जो जीडीसी का कोर्स करना चाहते हैं. सर एक चीज और मैं, हाँ प्लीज. Just want to add one more. So if you are a practicing GDCA, okay, you can also include the auditing of trust. The trust yes. So for that also the qualification is GDCA. So if you are a GDCA, you can be an auditor for trust also. You can also, in addition to cooperative units, you can also audit the trust. Well, so now you get a further more demand, because you have again. So Yes, yes. we are talking. So we are right now talking about 3 lakh societies. Now look at how many trusts do we have, how many Ganesh mandals we have in our vicinity,
and you'll understand how many trusts we must be having, Right. which are registered with the Charity Commissioner Office and need to be audited. So I think guys, we have a fantastic opportunity in front of us, जहाँ पे हम इसको एक अपना कैरियर बना सकते हैं, इसको एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और है पूछने के लिए आपसे कि इसको करने के लिए कुछ हमको ऑनलाइन क्लास करने पड़ते हैं या हम ये ऑफलाइन कर सकते हैं या कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है या मुझे क्लास में जाना मैंडेटरी है? Okay, see, for this, actually, this is a private. Okay. Okay. Now, yeah. Anybody who is a just graduate, as we just said it, okay, with experience or without experience, right? If you're a graduate, straight away you can appear. The examination does not qualify for any classes. You can sit at home. Books are available in the market. You can buy the books. If you are a self-study, अगर आप कर सकते हैं, self-study करके pass कर सकते हैं, absolutely it's a private है. Okay, government only just it opens up the website. You need to apply for it. Examination date पे जाके आप exam लिखो, pass करो. You can just do it. Okay, unlike any other professional qualification like you're advocate, like LLB करना है तो college जाना है compulsory, वैसा नहीं है ये, right? But ज़्यादातर हम जो देखने को मिलता है, most of the people are working executives. They want to qualify for this. Right? Or some people who have become the graduate, they're doing MCOM. Okay, they need some support. Okay, now support agar chahiye hota hai, yes, we are there. So we do just, we are qualified to, we are teachers because, we feel very happy in this teaching, and that's our hobby, and that's what we have been doing for 3 years. We continue to do that, and coaching is definitely our forte. And we can also coach people who wants to get coached in how to clear the exam. And after clearing the exam, how do we, go about empanelment? Even after empanelment, okay, how do we just, go about establishing ourselves as auditors and accountants? Yes, we are there to coach them. Okay. Yes. Fantastic. So, guys, आपको मालूम होगा अभी ये हम जो कोर्स है इसके लिए आपका कहीं पे भी पर्सनल आपको क्लास अटेंड नहीं करना है, आप प्राइवेट कर सकते हैं. ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे सुनील जी ने बताया अभी, तो वो सारे ऑप्शन है आपके पास में. और एक क्वेश्चंस इधर चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ आ रहे. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो आपका अपना कॉन्टेक्ट नंबर और आपका ईमेल आईडी जरा चैट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए. साथ में ये भी पोस्ट करिए कि अगर किसी को अप्लाई करना है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए तो उसके लिए वेबसाइट क्या है. इफ यू कैन स्पीक ऑल्सो इज परफेक्टली फाइन, and also can add in the chat box so that everybody can take a note of it. Okay, sure. So I'll just give my phone number and the email. Yeah, I will be putting in the. Yes, Uma ji. I will put. Yeah, go ahead. You can put in chat box also, but I think I think you can also speak about the number and the website details. Yeah, please. I think she can just in the chat box itself, right? So Yeah. Right. Yeah. I'm sure she must be giving. Any other questions you have, Raju? Can a statutory auditor of a cooperative housing society can also carry out internal audit or concurrent audit? Yes, you can. Okay. In which language we can do the GDCA course? Okay, online? Good question. So one is English, the other is Marathi. So both the languages are there. Okay, one need to understand, I just forgot to just mention, this cooperative sector or cooperative law is a state subject. Okay. Now, every state has got its own cooperative law. So as our Maharashtra also has Cooperative Societies Act of 1960, and they have made it mandatory, like examination can be written in Marathi or English. जो comfortable है. At the time of application itself, one need to choose whether you want to write all the examinations in Marathi or English, you can choose. Yes. Okay. I think one more question is there, which anybody can answer, whether Monali want to answer or you want to answer. Those who cleared on their own the GDC exam, could you help him with the internship to get the GDC empanelment? Okay, what sort of help? I mean, we can just have a one-to-one talk, but otherwise the opportunities we have, just how one can just get this certificate. We have also, experience also we have mentioned. They can just
catch they, I mean, they must be staying in any cooperative housing society. Okay, I'm sure. If so, they can do the auditing, I mean, internal audit of their own society. That's not a problem. So they can just get the certificates, 3 years ka certificates and apply for it. Or just, talk to any chartered accountant. Okay, take up 1 or 2 audits of, cooperative housing societies where he is empaneled. And, by virtue of you helping him, in the auditing of the society, and so a chartered accountant can give a certificate. To answer you straight, yeah, they can approach us. Okay, we are also coming up with a trust actually for this activity, where the trust can take care of, the people who have already cleared the GDCA and, they want to be empaneled. Uske liye kaise wo opportunities of this internship kaise kiya jaye. Through trust will take care, but trust will take some more time. Maybe another 6 months time it will take for us to get it operative. सुंदर, एक और क्वेश्चन यहाँ पे अपने पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि अगर एक सीए है, now if he wants to be a part of an auditor panel, is it also required to have 3 years of experience of society? No, they don't. What is the requirement of them to get impanel? Yeah, he's already a practicing chartered accountant, but they need to have a certificate course conducted by ICAI. Okay. Or they have to clear the GDCA. Okay. Yeah. So the important thing, as a chartered accountant, he is a master of accountancy and the auditing. He knows. But since he's do an audit of a cooperative industry, the laws related to cooperative industry he need to know. So that's the reason, that this requirement of either the certificate program conducted by the Institute of Chartered Accountants of India, they can clear it, or they can clear GDCA in one sitting and then they can just apply for it. Yeah. Okay. So when they appear for GDCA, is there any exemption for them in terms of subject? Because they're already qualified chartered accountant as far as the accountancies are concerned, right? So still they have to appear. They have to appear for that exam also. I don't think those they don't deserve exemptions because they're already masters of accounting. And I'm saying, so for example, do they need to appear for the exam because they have already got a chartered accountancy? They have to appear because the requirement is that they don't know anything about the cooperative industry or cooperative laws. Yeah, no, I understand. So as far as the other laws are other subjects are concerned, that's perfectly fine. But I think ANSA is very, very clear. There is no exemption for you guys. So आपने अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया है तो आपको 2 सर्टिफिकेट, या तो आप सर्टिफिकेट लेकर आ जाइए. I see. Yeah, that Institute of Chartered Accountants. Institute of Chartered Accountants से, और या फिर आपको GDC क्लियर करना पड़ेगा. Okay, so see, we talked about it. So trust, I think you have already replied. I think we have largely covered all the questions. That's why we are telling not to reply the chat immediately, because I think when we ask the question to the panelists, most of the questions, most of the doubt which I think our participants are having will get answered. Some of the questions which were not answered, I think you have just answered very well. So thank you very much for all the panelists here today, Mrs. Monali Ray, Sudhindran and Uma ji, for this wonderful session. Sunil Sharma ji, आप हैं क्या उधर? Sunil ji. Rajiv, I have a request. Yes, please. Yes, please बोलिए. We have our student on the line. She wants to share something. Her name is Shraddha. Okay. Shraddha, can you please identify yourself? Shraddha, let me see if she's around. Shraddha is there. Shraddha is there. Is she there? Yeah. yes, Allow. Please allow her. Allow किया आपको भी. Shraddha ji, please unmute your mic. Yes, I have unmuted it. Yes. Please share your experience with the Ragas consultancy and this course. Yeah. So first of all, I would like to thank Ragas Institute to help me share my experience with all of this, everybody here. So I attended the coaching of Ragas Consultancy. So I came to know about them and mainly about GDCA when they had conducted a seminar in our college. Like I'm from Pillai's College. So I enrolled myself for the course and successfully cleared the exam. So
Believe me, I just only attended the classes on Sundays, followed their instructions, and that's all was how I prepared for exams. Like I don't used to get time to study, separately after Sundays as I was working as well. So whenever I used to get time in the weekdays for like 10 to 20 minutes, I used to revise what we had done on Sundays. So there's no need to worry about how to study and all. They provided me with like every student who attended the lectures, they provided us with enough training on each subject, in methodical and timely manner. So basically there are 5 theory subjects, and everyone here will have experience at how sleepy we feel while learning these theory subjects, right? So what Uma ma'am used to do, she used to make each one of us learn uh, read read each para one by one, so that we don't feel sleepy and we don't lose our interest. So that's how we don't lose interest. Also, they will make you understand as many time as you want until your doubt gets resolved. Then at the end of the lecture, they will make us revise what we learned in today's lecture. So during exams, you just need to go through the whole book for once, because you will have no time to sit and study the whole thing, like mug up everything one day before the exams. So also one more thing I remember that I would like to share is we had a WhatsApp group where we could share our doubts or ask our queries related to any of the 6 subjects, and whoever knows the answer will respond to it. And if nobody knows the answer, then ultimately ma'am or sir will answer to it. So I think that was the best thing, like that you actually get to know where you stand, how much preparation you have done, and if you have missed out on something, you get to know. So, Thank you, Shraddha, for your wonderful experience sharing with all the participants and all panelists here. Sir, एक interesting question मैं भी chat पे देख रहा था, why है? Can a society cancel auditors appointed by DDR and appoint their own auditor which is impaneled? Okay, see, when the registrar is taken over, okay, when the registrar has already appointed one, okay, it has got to be dealt with the registrar. But as such, I mean, every society has got a right to just appoint any auditor, okay, who is empaneled with the registrar. But if the registrar is already doing it, there is no necessity for the society to cancel it and then have their own auditor to be appointed. Yeah. Ramesh sir, would you like to add some more point into this? Yeah. But auditor has to be approved in the AGM. Only thing is, if the general body has already appointed the auditor, and thereafter registrar has appointed the auditor without giving a show cause notice and all, in that case, you can get the audit done by the auditor appointed by the general body. Maybe you are not informed the registrar for some technical reasons. In that case, registrar will not, take objection. However, if you are not appointed the auditor in the general body, and after the registrar appoints the auditor, you are going to contact the general body and appoint your own auditor, then it will not be accepted. So your appointment should be prior to the appointment of the registrar. In that case, the registrar will withdraw his order. Yeah. Okay. So thank you very much once again, all the panelists here, Monali Reji. Rajiv, 2 more questions I would like to answer, which is in the chat box. Please, quick question. Please. One is they are asking about the fees. The government fees is 800 plus taxes. Okay. It is 800 plus taxes. And the second one is they are asking about the language. Yes, you can I think either write the question. No, that particular point we didn't discuss. The question paper will be both in Marathi and in English. Right. Okay. And you have an option to give in Marathi or in English. If you take one accountancy paper, either you can give full English or full Marathi. History, if you take full English or full Marathi. Inside of the paper, you cannot club 2 languages. If you choose one language for one paper, you have to continue till the end. So that is the one I would like to clarify here. Okay. So this is a further addition to what Sudhindra has said, that you can
choose any language, with Marathi or English. But what is important, if you have picked up one language, same language आपको continue करना है पूरे paper पे. You cannot change in between. वो पूरा paper पे, yes, Yes. for that So, subject. yeah. Okay. So thank you. Thank you very much once again. Yeah. Thank you once again to all panelists and all the participants who are here. I would like to hand over the platform to Mr. Sunil Sharma to take it forward. Sunil ji. Thank you very much, Mr. Rajiv Saxena. आपने बहुत बेहतरीन अच्छे तरीके से संभाला पूरा GDS के बारे में। लोगों को जो सवाल थे उनका प्रॉपर जवाब दिया। हमारे जो कीनोट स्पीकर तो हमारे जो चीफ गेस्ट है मोनाली मैडम, तमाम लोगों ने। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उमा वर्धन जी से रागास की जो फाउंडर है, कृपया फेसबुक पे तमाम लोग देख रहे हैं उमा जी, कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो एक फेसबुक पे जो कमेंट्स है, सीए आशीष बाल्कीवाल है, हरिराम चौधरी जी हैं, मीता शाह हैं, श्रीमती मीता शाह, नीना शेट्टी जी हैं। वेरी इंफॉर्मेटिव यूजफुल बताया उन्होंने। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि फेसबुक पर जो लोग हमारे देख रहे हैं उनके लिए आपकी मेल आईडी और आपके जो नंबर से मोबाइल नंबर वो अनाउंस करें आप, तो आप उनसे आराम से मेल आईडी और मोबाइल नंबर, ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर सके, संपर्क कर सके। उमा जी। Yeah, thank you very much, Sunil ji, Prabhu sir, and Rajiv. See, our firm name is Ragas Consultancy Private Limited. We are based out of Navi Mumbai. My number is 9867534303, and the email ID is uma@ragasindia.com. So in this you can contact us. And madam, you repeat your number very slowly. Yes. Slowly. Repeat your number, but very slowly. Okay, my number is 9867534303. थैंक यू वेरी मच उमा वर्धन जी। ये थी रागास की फाउंडर। आप भी यदि GDCA क्लास में इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं आप, क्योंकि कॉर्पोरेटिव सेक्टर दोस्तों जो सहकार क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, आप इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आ सकते हैं। जैसे लाखों की तादाद में संस्था है कॉर्पोरेटिव सेक्टर में, महाराष्ट्र की बात करें, और आज हमें इस काफी लोगों को जो जुड़े हुए हैं उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली। सभी का धन्यवाद। आज हमारे जो कीनोट स्पीकर रहे मिस्टर जी सुधींद्र जी, धन्यवाद आपका महासेवा और MNS की तरफ से। साथ ही उमा वर्धन जी, आप फाउंडर है रागास की, आप दोनों को शुभकामनाएं। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को स्टूडेंट आपके पास आए और ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव सेक्टर में लोगों को आप तैयार करके भेजे। साथ ही मोनाली राय जी हैं जो पिल्ले कॉलेज की से जुड़ी हुई HOD हैं, तो उनका भी बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव उन्होंने सवालों के जवाब दिए, नॉलेज दिए तमाम लोगों को। मोनाली मैडम का महासेवा और MNS की तरफ से तमाम सभी लोगों का, हमारे जो कीनोट स्पीकर गेस्ट, उन सभी का स्वागत करता हूं मैं और धन्यवाद करता हूं, आभार मानता हूं। लास्ट में समापन करते हुए दोस्तों मैं सभी पार्टिसिपेट और फेसबुक पे जितने लोग देख रहे हैं मेरे सभी को थैंक यू वेरी मच कहूंगा, क्योंकि ये हमेशा हमारे जो लोग हैं वो जुड़ते हैं और यहाँ से इस नॉलेज प्लेटफॉर्म है ये शेयरिंग का, नॉलेज शेयरिंग का, और इस पे यहाँ से निश्चित ही कुछ न कुछ लेके जाते हैं और अवेयर होइए, क्योंकि आज का जो टाइम है कोविड-19 का दोस्तों बड़ा संकट का है, लेकिन इससे हम निपट सकते हैं। जैसे कोविड-19 से बचना, कोरोना वायरस से बचना है तो आपको अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना। उसी तरह से यदि आपको अर्थव्यवस्था में सुस्त अर्थव्यवस्था को भगाना है, इसको भगाना है, तो आपको अपडेट रहना है, एजुकेटेड रहना है और तमाम इस तरह से GDCA कोर्स करके तैयार रहना है अपनी लाइफ, अपने परिवार की लाइफ सुव्यवस्थित करने के लिए। सभी का आज जो जुड़े सभी लोगों का पार्टिसिपेट का फेसबुक पे तमाम लोग जुड़े देख रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद देता हूं। महासेवा और MNS की तरफ से आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा सभी लोगों से आज के लिए इजाजत लेता है। आपके दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत। कल फिर नए विषय, नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे दोस्तों। देखते रहिए हमारा इस तरह का वेबिनार कॉन्फ्रेंस और जुड़िए हमसे तमाम। यदि आपको इन्विटेशन यदि नहीं मिलता है तो आप मेरे नंबर पर डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9920378133। मेरे नंबर पर आप डायरेक्ट ही व्हाट्सएप करें
ताकि मैं आपको तमाम जो हम डेली कॉन्फ्रेंस वेबिनार कर रहे हैं उसका आपको इनविटेशन मिल सके। MNS और महासेवा के साथ में मैं सभी का आभार और थैंक यू कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजेश, थैंक यू, थैंक यू सुधीर जी, थैंक यू मोनाली जी, उमा जी, थैंक यू, Ramesh Prabhu is there? राजीव जी, थैंक यू, थैंक यू सुनील जी। Yeah. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, everyone. Ramesh sir. Yeah. थैंक्स टू ऑल। Are you going to talk about the isolation facility? Yeah, we discussed. सुनील जी, Yes, sir. Because जरा उनको I have isolation been ward के बारे में listening for थोड़ा more than जानकारी 1 दीजिए। hour, everything was discussed about the GDCA course, whereas the invitation which we have received, it has mentioned GDCA and isolation facility. Sir, that's correct. Starting, I think you reached little late. Yes, We discussed from 11 to 11:30 on that. Anyhow, सुनील जी जरा आप उनको हाईलाइट कर दीजिए। बिल्कुल, आपको बता दूं मैं, आप शायद लेट आए। गोपाल शेट्टी जी हमारे साथ 11:15 बजे करीबन 11:45 से जुड़े थे 11:30 तक। उन्होंने पहल की है कि आइसोलेशन वार्ड आपकी हाउसिंग सोसाइटी में जो सिम्टम्स होते हैं कोविड-19 के, उनको वहीं पर ट्रीटमेंट मिले, वहीं पर सुविधा मिले, इस तरह का प्रयास सांसद गोपाल शेट्टी नॉर्थ के कर रहे हैं और तमाम उस तरह से उस पहल भी कर रहे हैं कि कहाँ से हॉस्पिटल से उनको सुविधा मिले, कहाँ से इक्विपमेंट्स मिले, इस तरह की पहल उन्होंने की है। आप गोपाल शेट्टी की आपने स्पीच नहीं सुनी लगता? गोपाल शेट्टी ने हमको लेटर लिखा है। गोपाल शेट्टी हैज रिटन टू ऑल द सोसाइटीज दैट इफ यू हैव गॉट ओपन स्पेसेस। यहाँ पे भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया तमाम हाउसिंग सोसाइटी को कि आप इसको अमल करेंगे, इसको अमल में लेके आएंगे तो ये जो कोरोना वायरस से हमारी जो लड़ाई है वो कम से कम बहुत सरल होगी और इससे हम अच्छे से निपट सकते हैं कोरोना वायरस से। तो सुनील जी, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड ये करना चाहूंगा क्योंकि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि लोग जिनको सिम्टोमेटिक इश्यूज हैं वो लोग बाहर नहीं आते, वो लोग डर के मारे कि उनको कहीं कस्तूरा में या कहीं ऐसे हॉस्पिटल में या म्युनिसिपल हॉस्पिटल में रख दिया जाएगा जहाँ पे उनको प्रॉब्लम होगा। इसके लिए ये एक पहल गोपाल शेट्टी जी ने शुरू किया है कि अगर आप अपने बिल्डिंग में आपके पास जगह है तो वहां पे अगर हम एक आइसोलेशन 2 बेड मिनिमम 2 बेड से अगर हम शुरू कर सकते हैं, जिससे कि जो सोसाइटी के अगर किसी मेंबर को गॉड फॉरबिड इस तरह कोई सिम्टम्स दिखते हैं, मतलब उनको कोरोना है या नहीं है पता नहीं, खाली सिम्टम्स हैं, तो अगर वो सिम्टम्स के टाइम पे उनको हम आइसोलेट कर सकते हैं जिससे कि वो जो मेंबर है हमारी सोसाइटी का सोसाइटी में ही रहे, उनको ये ना लगे कि वो बिल्कुल हमारी सोसाइटी से बाहर हो गए, लोगों से मिल नहीं रहे, उनसे बात नहीं कर रहे, उनको ये फीलिंग रहेगा कि वो उधर ही हैं, अपने जगह पे, अपने घर पे हैं, लेकिन फिर भी वो आइसोलेट है। तो आई थिंक इस तरह का पहल उन्होंने शुरू किया है। उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें बहुत दूर लोगों को लेके नहीं जाना है, लेकिन जो अगर किसी को ऐसा इस तरह के सिम्टम्स हैं तो वो उसको छुपाए नहीं बल्कि उसको बताएं, लोगों को, उनकी सोसाइटी को बताएं, जिससे कि उसका इमीडिएटली उसको प्रिवेंट किया जाए, उसको बढ़ने ना दिया जाए। ये एक आई थिंक पूरा जो मूवमेंट चालू किया है गोपाल शेट्टी जी ने, उसका एक यही एक वो है उद्देश्य है। एक और इम्पोर्टेंट 6 जून को गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर GR निकाला है, वो भी जरा आप बताइए। उसमें भी यही GR में मेंशन किया है कि हर सोसाइटी अपने में जहां पॉसिबल है, जिनके पास में जगह है, स्पेस है, जो रिफ्यूज एरिया है, उसको वो लोग यूटिलाइज करके बना सकते हैं। इसमें कम से कम खर्चा है, बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, और हम हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे मेंबर के लिए एक छोटा सा ही प्रयास कर सकते हैं, जहां पे कि मेंबर को हम वही रखेंगे, अपनी सोसाइटी में रखेंगे, और उनको जो भी सुविधा चाहिए वो सुविधा वहां पे उनको दी जा सके। डॉक्टर्स अगर हमारे सोसाइटीज में डॉक्टर्स हैं तो वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हमको जो और आसपास के रिसोर्सेज है वहां से उनको बुलाना पड़ेगा डॉक्टरी हेल्प के लिए। तो ये चीजें करके हम थोड़ा एक जो गवर्नमेंट मशीनरी के ऊपर जो लोड आ रहा है जो सिम्टोमेटिक पेशेंट का, उसको थोड़ा हद तक हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो सहभागिता इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं कि हम ये सोचे कि सारा काम आज गवर्नमेंट करने वाली है। ये पेंडेमिक ऐसा पेंडेमिक है जहाँ पे हर चीज गवर्नमेंट नहीं कर सकती, हमको भी थोड़ा आगे आना पड़ेगा, थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, और उसी के लिए ये पर्टिकुलर मूवमेंट शुरू किया जहाँ पे कोऑपरेशन जिसके हम बात करते हैं कि वी आर द पार्ट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके लिए बोले कि हमको सबको एज ए फैमिली समझ के हमारी सोसाइटी में अगर किसी भी एक भी आदमी को अगर इस टाइप के कुछ सिम्टोमेटिक सिम्टम्स दिखते हैं तो उनको हम वहीं पर आइसोलेट करें, जिससे कि वो आगे नहीं बढ़े, उनका वहीं पे ट्रीटमेंट किया जा सके।
ये एक गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी किया था 6 जून को, और वो GR है, अगर आपको नहीं मिला होगा तो हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे अगेन उसको। सर इसमें से और एक, जिस सोसाइटी में ये जो ओपन स्पेसेस नहीं है या रेफ्यूजी एरिया नहीं है। शिवाजी जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही, लो आ रही है आवाज, थोड़ा स्पीकर नजदीक रहा है, माउथ के पास रहा। यस, मेरा ये सवाल है, अगर सर कोई सोसाइटी में रेफ्यूजी एरिया नहीं है या कोई ओपन स्पेसेस नहीं है, लेकिन कुछ फ्लैट्स वैकेंट पड़े हैं, तो ये वैकेंट फ्लैट में ये सुविधा उपलब्ध की जा सकती है क्या? जहां तक मेरा इसमें मानना है, हम ये काम कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मूवमेंट है, कोऑपरेशन का मूवमेंट है। तो अगर हमारे पास में कोई ऐसा स्पेस अवेलेबल है जिस फ्लैट को इस काम के लिए यूज, सी द ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल, वी हैव टू आइसोलेट द पर्सन फ्रॉम द अदर पीपल व्हाइल ही शुड रिमेन इन द सोसाइटी, ही शुड रिमेन अलोंग विद द पीपल। तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं एक बहुत दूर जगह पे चला गया हूँ जहाँ पे ना मेरा घर वाला मुझे देखने के लिए आता है, ना कुछ सोसाइटी वाले केयर करते हैं। तो एक वो फीलिंग है जहाँ पे लोगों को साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, और जिसकी वजह से वो बताने की कोशिश नहीं करते कि भाई मुझे इस तरह का इश्यूज हो रहे हैं। और उसके बाद जब इशू बहुत बढ़ जाता है तब हमको परेशानी होती है। अगर मानिए किसी को थोड़ा बुखार है, किसी को कफिंग हो रहा है, किसी को ये चीजें हो रही हैं, तो वो लोग बताएंगे नहीं। उनको डर लगता है कि अगर मैंने किसी को बताया तो शायद इमीडिएटली मेरे को BMC वाले लेके चले जाएंगे। तो ये जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है वो ना हो, इसके जरूरी है कि अगर हमारे पास जो भी अवेलेबल स्पेस है, अगर कोई मेंबर के पास जगह खाली है, वी कैन रिक्वेस्ट द मेंबर, यू कैन रिक्वेस्ट द मेंबर, टेक द स्पेस, मेक द स्पेस एज ए आइसोलेशन वार्ड, आइसोलेशन प्लेस। बिल्कुल राजीव जी, और इसी साइकोलॉजी की वजह से करीबन 2 पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव थे उन्होंने सुसाइड भी किया है, मतलब वहां पे रहकर। तो इसी हेतु हमारी जो मुंबई की मेयर है किशोरी पेडनेकर, वो प्रयास कर रही है कि काउंसलिंग ऐसे जूम के जैसे प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, योगा और पॉजिटिव मूवमेंट्स कैसे हो सकते हैं, वो सेंटर्स तमाम NAC कॉम्प्लेक्स जो अपना वदली का वहां पर, या बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर, जहां जहां BKC में इन्होंने सेंटर्स बनाए, बड़े बड़े आइसोलेंस वार्ड बनाए हैं या कोविड सेंटर बनाए, वहां पर किस तरह से पॉजिटिव ट्रीटमेंट दे सके, ये पॉजिटिव इस तरह की पहल चल रही है। क्योंकि आज का जो समय है वो आपको बस सिर्फ इम्यूनिटी सिस्टम तो बढ़ाना ही है, साथ ही आपका जो पॉजिटिव थॉट है वो लागू करना, वो उस पर प्रोसेस करना है, ताकि यदि आपका पॉजिटिव थॉट होगा तो आप यहाँ से ठीक होंगे, प्लस कोरोना इम्यूनिटी सिस्टम से भी ठीक होंगे। ये इसमें ये फैसिलिटी क्रिएट करने में गवर्नमेंट इज गोइंग टू हेल्प अस आउट, और मिस्टर गोपाल शेट्टी विल बी हेल्पिंग अस आउट? जहां तक मेरा इंफॉर्मेशन है, इसमें सोसाइटी को सपोर्ट करना है। और जैसे उन्होंने बताया था कि इट इज नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव प्रपोजिशन, जो आपको वहां पे ICU बेड नहीं लगाना है, आपको वहां पे एक नॉर्मल बेड रखने हैं, थोड़ी चीजें रखनी है। आई थिंक वो सुविधा के बारे में रमेश जी, डू वी हैव एन आइडिया अबाउट इट? बिकॉज आई थिंक व्हाट गोपाल शेट्टी वाज टॉकिंग अबाउट सम 30-40,000 रुपीज या का इसमें एक्सपेंस आता है, जिसके कि हम ये वार्ड्स को, ये एरिया को बना सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है शायद ये एक्सपेंस सोसाइटी को ही बेयर करना पड़ेगा। So that means the entire facility needs to be developed society by this society, by the society. So yes. So in case that's what, yeah, that's what my understanding is, sir. But have they come out with any norms like how the facility should be? What should be there? Yes, I think there's a GR on this. Okay. We will forward to you that GR. Please. Yeah. Sir, शिवाजी, आपका कुछ सवाल है तो आप बताइए, नहीं तो फिर हम इस नहीं, no problem, because I was waiting for only कि because I am a secretary of the society यहाँ पे। सर आप कभी आए इस कॉन्फ्रेंस में, कभी ऐड हुए? I think around गोपाल शेट्टी का भाषण चल रहा था, वो खत्म होने को है, 2-3 मिनट में उन्होंने खत्म कर दिया। तो सर उसी वक्त आप सवाल करते तो आपको हम मौका देते कि डायरेक्ट आप अपने जो सांसद है गोपाल शेट्टी से सवाल। सर हमारा, आपने जो हमें इनविटेशन भेजा है उसमें पहला सब्जेक्ट है GDC। बिल्कुल पहला सब्जेक्ट वही, और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो आइसोलेशन का है। यस, अगर आप इनविटेशन ठीक से देखेंगे तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई चलो आइसोलेशन विल स्टार्ट इन द सेकंड हाफ एंड GDC विल बी कंप्लीटेड इन द फर्स्ट हाफ। लेकिन पहला हमारा सब्जेक्ट आइसोलेशन का था, और पहला लगभग वो 11 साढ़े 11 तक चला। वो हमारा गोपाल शेट्टी हमारे साथ में जुड़े थे। क्योंकि क्या है, सी दिस इज आइडिया इज वेरी गुड, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों का जो माइंडसेट है, भाई मेरे फ्लोर के ऊपर अगर मैं भी ये फैसिलिटी कर रहा हूँ
तो मुझे कुछ होना जाए तो देयर विल बी अपोजिशन फ्रॉम द पीपल। सर इसमें मुझे आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा, गोपाल शेट्टी के जितनी टीम है उनके लोग सब मेरे से पर्सनल टच में। मिस्टर अशोक शाह हैं जो इस पे लगे हुए हैं, मेडिकल वगैरह करते हैं। आप मेरा नंबर ने चैट बॉक्स में शेयर किया, आप मुझसे कनेक्ट होइए। तो आपको इस मामले में ज्यादा और जानकारी चाहिए, प्रैक्टिकली कैसे होगा वो उस बारे में, तो मैं आपको गोपाल शेट्टी और उनकी जो टीम है जो इस पे लगी हुई उस पे उसको कनेक्ट करके दे दूंगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। जी सर, धन्यवाद। तो सभी का धन्यवाद। आज हमारा आइसोलेशन वार्ड और सोसाइटी प्रीमाइसेस कैसा हो उसके साथ में उस विषय पर गोपाल शेट्टी जो सांसद है नॉर्थ मुंबई के वो जुड़े, और तमाम जो जीडीसी एग्जाम और तमाम पोस्ट क्वालिफिकेशन इस इंटर्नशिप के लिए इस विषय पर हमारे तमाम लोग जुड़े जो कीनोट स्पीकर, उन सभी का धन्यवाद। और सभी पार्टिसिपेट का और फेसबुक पे जितने लोग जुड़े, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज की वेबिनार में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू। Thank you.